तो आई एम होपिंग कि जब हम नेक्स्ट वीक में आएंगे तो आप लोगों में से भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने डिप्लॉयमेंट कर दी होगी। आई एम होपिंग। इसके लिए थोड़ा ना अपने एंड पे अब ज़रा स्पीडअप होना पड़ेगा आप लोगों को। सेमेस्टर कब कंप्लीट हुआ आपका? अभी हो रहा है कि इसी मंथ में? जनवरी। तो जनवरी तक आप फिर इस प्रोजेक्ट पे इस वाले कोर्स में काम नहीं करेंगे? कोई आउटपुट आपकी तरफ से तो मुझे अभी तक कोई मिले ही नहीं बचे। आप हालांकि मेरे ओल्ड स्टूडेंट हो, इट्स क्वाइट स्ट्रेंज। जुल्कर नैन इस बैच का स्टूडेंट है और उसने आके आउटपुट डिप्लॉय करके चीज़ें दिखा दी हैं। इवन ये कि शराज साहब ने जो कि रिसेंटली ज्वाइन किया है, पिछले 2-3 लेक्चर से उन्होंने ज्वाइन किया है। ये अलग बात है कि वो इस फील्ड के बंदे हैं, इस चीज़ को मैं एक्नॉलेज करता हूँ। वो मार्केट में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, उन्हें पता है इन चीज़ों का, ऑलरेडी वो कर भी चुके हैं। इसके हवाले से कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन हम लोगों ना थोड़ा प्रोएक्टिवली कुछ ना कुछ मुझे पता चले कि हाँ यार ये चीज़ें चल रही हैं। और बेशक एक सिंपल टेम्पलेट आप बना के उसको डिज़ाइन के हिसाब से ना बनाएं, बना ले तो बेहतर है, रिकमेंड तो मैं यही करूँगा। लेकिन अब इतना टाइम नहीं है कि उसको हम डिज़ाइन के हिसाब से नहीं प्रिपेयर कर सकते। तो कम से कम ये तो हम करें कि W3 स्कूल की जो एक बेसिक टेम्पलेट है, बेस टेम्पलेट, वही बना के और डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉयमेंट का तो प्रोसेस कंप्लीट हो, गिटहब का अकाउंट बना लें, वर्चुअल का एक बेसिक चीज़ें रेडी हो जाएं, ताकि जब आप लोगों को टाइम स्लॉट ज़रा इजी हो जाए, आप अपना यूनिवर्सिटी से फ्री हो जाएं, इजी हो जाएं, तो उसमें मज़ीद जो डिज़ाइन आप लोगों को ऑलरेडी असाइन हुए हैं उसको फिर करना स्टार्ट करें। क्योंकि अब जैसे एक मंथ कंप्लीट है, नेक्स्ट मंथ है, और उसके बाद जनवरी में आप लोग की बैक एंड कोडिंग मुझे ऐसे ही लग रहा है स्टार्ट हो जाएगी। बाकी मैनेजमेंट की तरफ से जब डिसीजन होते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही लग रहा है कि मिड जैन में या स्टार्टिंग फेब में आप लोगों का बैक एंड कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप लोगों का फ्रंट एंड ही रेडी नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है क्लियर, तो फिर वो आगे चल के फिर आप लोगों को कर तो तब भी लेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आएगी, परेशानी है। तो अभी एक कुछ काम 1 घंटे का जो भी एज़ पर योर यूनिवर्सिटी रूटीन अवेलेबिलिटी, जो भी आप लोगों की दीगर मसरूफियात हैं, कोई बंदे जॉब कर रहे हैं, कोई अपनी अपनी मसरूफियात ज़िंदगी में बिजी चल रहे होते हैं, हर बंदे की अपनी रूटीन होती है। तो कुछ ना कुछ आउटपुट आपके एंड से भी आना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट, आप लोगों के घर वाले खर्चा कर रहे हैं आपका, ठीक ठाक अमाउंट है इस कोर्स की, अच्छी खासी अमाउंट है। तो उस टाइम को हम एक प्रोडक्टिव टाइम बनाने के लिए अपने एंड से ना इन चीज़ों को आप लोगों को प्रोएक्टिवली ज़रा देखना पड़ेगा। और एक हो भी यही रहा होता है, अभी आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग के पास एक आप जैसे फाइका का हम एग्जांपल ले लें, आप भी स्टूडेंट, आप तो नहीं है ना बच्चे स्टूडेंट, आप नहीं स्टूडेंट, तो जो बच्चे स्टूडेंट है ना उनके पास एक ईजी ये वे ये होता है कि अभी उन्होंने जॉब में हमें ये होता है कि हमने काम को डन करके क्लाइंट को हैंड ओवर करना होता है। अभी मुझे 2 दिन हो गए, मैंने फॉलोअप नहीं किया अपने क्लाइंट के साथ, तो उसके ईमेल के जो मुझे जाके उसको चेक करना है, देखना है, वो एक डिफरेंट जिम्मेदारी होती है। जब आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से, अभी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है नेक्स्ट स्किल में, उन चीज़ों को अच्छे तरीके से डील करना सीख लोगे, तो आगे चल के मार्केट में आप लोगों को क्लाइंट के साथ काम करने में आसानी हो जाएगी, ईजी हो जाएगा। कुछ ना कुछ हमने इन आउटपुट उसको देना होता है, फीडबैक देना होता है। अब मेरे एंड से एक दूसरे प्रोजेक्ट पे मैं जो इन्वॉल्व हूँ, मैंने जुम्मे वाले दिन बैठ के उस पर सर्च आउट करके AI टूल से, मुझे पता नहीं है उसका गूगल एडसेंस के हवाले से, तो मैंने अपने जो कलीग हैं मैंने उनको सारी डिटेल्स उनको सेंड कर दी हैं। तो अब वो देख रहे हैं, उन चीज़ों को देख रहे हैं, तो वो एक मेरे एंड से कोडिंग लेवल पे जो मैंने अपना इनपुट देना था उस प्रोजेक्ट के उस वाले पोर्शन में, टास्क में, वो मैंने ऐड ऑन करके ईमेल सेंड कर दिया। अब मैं उसको अगर लेके बैठा रहता एंड देन फिर वो उसके ऊपर बेसिस पे उन्होंने डिफरेंट आगे रिसर्च करनी है, अगला स्टेप उन्होंने लेके चलना है। तो दीज आर द बेसिक इनिशियल स्टेप्स। अभी हम काम नहीं कर रहे उस प्रोजेक्ट पे, मैंने अभी कोई काम नहीं किया, मैंने सिर्फ रिसर्च की है AI टूल का इस्तेमाल करके, ग्रॉक से, जेमिनाई से, चैट GPT से, डीपसीक से जाके सिंपल उस पर जाके सर्च किया कि हमने उस काम को करना कैसे। अब शायद जो मंडे से हमारी जो स्केड्यूल स्टार्ट होगा, मे भी शायद हम उस पर
एक्चुअल काम करना स्टार्ट करें जो फिर क्लाइंट को फिर हम फीडबैक देंगे कि जी ये देखिए काम डन हो गया। तो इस तरह से प्रोसेस कर रहे होते हैं हम। इनिशियली अब बेस इन्वायरमेंट तो रेडी करें ना, वर्चुअल का अकाउंट है, गिटहब का अकाउंट है आपका, डिप्लॉयमेंट के कमांड्स हैं, गिट की कमांड है। इसके अलावा जब आप अभी स्विच करोगे नेक्स्ट जेएस में तो उसमें Node.js होता है। Node.js को इंस्टॉल करना पड़ता है अपने सिस्टम में, जैसे हमने VS कोड को इंस्टॉल किया, जैसे हमने फोटोशॉप को इंस्टॉल किया, जैसे हमने फिग्मा है, XD है, क्रोम ब्राउज़र है, इस तरह से हम उसको अपने सिस्टम में एक्जी फाइल को रन करते हैं। Node.js इसको हम करेंगे जी नॉट OT Node.js। बेहतरीन, ये तो बिग प्लस पॉइंट है आपको तो ऑलरेडी। ज़बरदस्त, परफेक्ट, ये तो गुड गुड। अब बच्चे आप जिस स्टेज की बात कर रहे हो ना, अब आपने एक चीज़ अनलॉक कर ली है, अब आपने नेक्स्ट फीचर में क्या जाना है। आप काम तो कर रहे हो, उस पर स्टूडेंट भी हो, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, जो इस पे अपना लैपटॉप पे बैठ रहे हो डेली बेसिस पे, जो भी असाइनमेंट्स आप कर रहे हो डन। साथ में एक टैब में आप ओपन कर लो अपवर्क को, अपवर्क ओपन रखो, अपना अकाउंट बना लो, अपवर्क ओपन रखो। उसमें जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ना आपकी फीड के हिसाब से, जो फीड चल रही है, जैसे आपका स्किल सेट हो गया, गिटहब का स्किल सेट हो गया, आपका वर्चुअल का स्किल सेट हो गया, स्टैटिक कस्टम HTML CSS जावास्क्रिप्ट का स्किल सेट हो गया, वो सारे का सारा अपना पोर्टफोलियो में ऐड करो। पोर्टफोलियो जैसे मुझे शॉपिफाई में काम आता है, गो हाई लेवल में काम आता है, मुझे प्रीमियर में काम आता है, वो सारी की सारी चीज़ें मुझे आइडिया है। तो मैं क्या करूँगा, वन बाय वन उसको करूँगा जी ऐड विद इन माय पोर्टफोलियो। उसको प्रोफाइल में मैं अपनी ऐड करूँगा, ऊपर अपडेट करता रहता हूँ मैं डेली वीकली 15 दिन के बाद, जैसे एज पर माई, जैसे मुझे करंट मैं कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, वहाँ पे मुझे हमारे जो CEO हैं उन्होंने हमें पैकेज परचेज करके दिया हमारे ईमेल अकाउंट के अगेंस्ट गो हाई लेवल। जी ये चल पेड है, फ्री नहीं है तो हम नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन चूँकि मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मुझे कंपनी के बिहाफ पे मुझे मौका मिला उसको परचेज वर्जन को यूज़ करने का, और उस पूरी हमने वेबसाइट बनाई, एक वर्डप्रेस वेबसाइट को हमने कन्वर्ट किया गो हाई लेवल में। ये हमारा टास्क था। तो आप भी ऐसे कर सकते हो कि फीड के ऊपर जाके, जैसे ये चल मेरे जॉब मेरे स्किल सेट रिलेटेड मुझे ये वो दिखा रहा है, लिस्टिंग दिखा रहा है, जनरल लिस्टिंग नहीं है, मेरे जो भी मेरा स्किल सेट है उसके हिसाब से जो डेली बेसिस पे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, एक काम मैंने सीख तो लिया, मुझे काम आता है, उसकी एग्जीक्यूशन करनी है मैंने रियल टाइम प्रोजेक्ट के ऊपर। अब वो रियल टाइम प्रोजेक्ट के सारे चल रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको नेक्स्ट स्टेज समझ आएगी कि अच्छा यार ये चीज़ थी, इसको मैंने सीख तो लिया है स्किल को, लेकिन उसको मार्केट में जाके मैंने ओरिजिनली उस वेबसाइट पे जो भी वेबसाइट चल रही हैं उसको मैंने इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है, उसकी एग्जीक्यूशन कैसे करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स पॉलिश हो रहे हैं इसमें आपके, आप क्लाइंट से कम्युनिकेट करना सीख रहे हो, आपको एज अ डेवलपर उसको चीज़ों को मैनेज करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैनेज करना, वो प्रोफाइल भी बन रही है आपकी। दूसरे एंड पे आपका जो उस पर आएगा रिव्यू आएगा, जो भी अमाउंट होगी, जो भी आप लोगों के लिए एक सिस्टम रखा हुआ है, हर बंदे का अपना नसीब होता है, तो उसमें जो भी अमाउंट आपकी विड्रॉ होगी उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ फीडबैक देगा क्लाइंट, वो आपके उसके ऊपर प्रोफाइल बनता जाएगा। अपवर्क पे है, पीपल पर और पे है, गुरु पे है। तो ये नेक्स्ट स्टेप आप लोगों ने खुद लेने, इनिशिएटिव खुद लेने। मैंने पहले भी ये, जब मेरी इनिशियल क्लासेस हुई हैं और हर ग्रुप के साथ मेरी कम्युनिकेशन यही हो रही होती है कि मुझे खुद से ये इन चीज़ों का ना, मैंने कहा था कि नहीं यार मैंने ये काम करना है। मैं जॉब भी कर रहा था, अगेन जॉब स्टिल भी कर रहा हूँ, मगर मुझे साथ में इस चीज़ पे मैंने फोकस किया कि नहीं यार मैंने साथ में फ्रीलांसिंग करनी है। तो फ्रीलांस करने का बेनिफिट ये है कि टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है, मैं फैमिली को भी टाइम देना है, घर में आना जाना ऊपर नीचे, उसमें ऑफिस जा रहे हैं, कभी इधर इंस्टीट्यूट आ रहे हैं, उसकी रूटीन्स बिजी चल रही होती है, स्केड्यूल बिजी। तो ये मुझे एक अच्छा लमसम अमाउंट जनरेट करने में, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम नहीं, एक इकनॉमिकल वे में जो मेरे दीगर अखराजात चल रहे हैं उसमें मुझे हेल्प हो जाती है। आप लोगों ने भी ना अपनी रूटीन्स को थोड़ा नेक्स्ट उस पर फॉलोअप में लेकर आना, खाली ये नहीं सीख के बैठ जाना कि बस 3 महीने 4 महीने 6 महीने हमने नेक्स्ट स्किल से। वो उस दिन वो एक स्टूडेंट कहने लगी सर वो मुझे कब दे रहे हैं सर्टिफिकेट। मैंने कहा बेटा सर्टिफिकेट की इंपॉर्टेंस इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितना आपकी वेब प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है।
किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, इवन आप ट्विटर पे अपना अकाउंट बना लो, इंस्टा पे बना लो, वहाँ से क्लाइंट गेट करो, लिंक्डइन पे अकाउंट क्रिएट करो, वहाँ से क्लाइंट गेट करो। तो लोग काम कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। प्रोएक्टिवली अपनी रूटीन्स को आप लोगों ने तरतीब देनी है, स्केड्यूल देना है। अच्छा जी, ये मेरे रोज़ का जो मेरा 30 मिनट्स जो होते हैं वो इस चक्कर में आप लोगों को मोटिवेट करता हूँ, और अगले दिन आप लोग आते हैं फिर वही क्या रूटीन चल रही, कुछ भी नहीं चल रहा। तो इस पे ना आप लोगों ने काइंडली ज़्यादा तवज्जो देनी है, बहुत इंपॉर्टेंटली। मुझे अच्छा लगता है वंस, जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दी थी, वो जो पहले एक स्टूडेंट थी वो जॉब कर रही थी, उसको जॉब मिली टेलविंड CSS बेसिस पे, उसका नाम है मुकद्दस। एंड देन उसी ने बच्ची ने कहा कि जी हमारी कंपनी में सर कोई फ़ीमेल हमें ज़रूरत है इंटर्नशिप के लिए रिएक्ट बेस पे, जो ये वाला कोर्स आप कर रहे हो। तो मैंने दूसरी बच्ची को रिकमेंड कर दिया, उसको भी जॉब मिल गई। तो ये ऐसे मुस्लिम टाउन मोड करीब ही है, रिहाइश भी करीब है उनकी, आना जाना भी आसान है, डे जॉब है, ख़वातीन के लिए डे जॉब करना आसान होता है, ईजी होता है। मैं जिस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ वहाँ ये फैसिलिटी है, CEO ने ये फैसिलिटी दी हुई है कि वो पिक की तो नहीं है, ड्रॉप की फैसिलिटी है, क्योंकि 5 बजे शिफ्ट स्टार्ट होती है, उस वक्त अवेलेबल हो जाती है ट्रांसपोर्ट। लेट आवर्स में ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होती तो वो ड्रॉप करने के लिए ईजी है, उन्होंने कंपनी की गाड़ी अरेंज की हुई है। वो खुद क्योंकि फ़ीमेल हैं, खातून हैं, वो इसी से ख्याल रखती हैं, खाना भी बहुत अच्छा होता है कंपनी का। तो ये चीज़ें ना सब ऐसे कॉम्बिनेशन चल के फिर मार्केट में वो बन। अब ये सारा काम हम कर रहे हैं काम सीखने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग सदा के लिए जॉब्स पे लग जाएं और गुलामियाँ करें, नहीं होता, शौक नहीं होता। आजकल की जो जनरेशन आ रही है वो तो वही सच्ची बात है, किसी के कुछ समझते ही कुछ नहीं है, सीन ही और चल रहे हैं। मेरे तो अपने बच्चे भी हैं ना, तो सीन ही पर। हाँ अच्छी बात है, अपना बिजनेस करे वो तो वेल एंड गुड है, सबसे बेस्ट है। ईजी अपना जो भी जितनी भी अमाउंट अर्न हो रही है वो आपकी सारी अमाउंट, बीच में कोई वो कंपनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कमीशन एजेंट की इन्वॉल्वमेंट, डायरेक्ट आप क्लाइंट से काम करो, सारी अर्निंग आपकी पर्सनल है। जो भी प्राइस रखो, जायज़ मुनाफा रखो, उसको आगे सेल करो मार्केट में। आइडिया आपका स्ट्रांग होना चाहिए, लोगों की ज़िंदगी आसान करने वाला आइडिया हो। तो ये नेक्स्ट स्टेप जो है ना, अपवर्क के ऊपर ज़रूर आप लोग काम करें। अपवर्क इज़ अ ऑथेंटिकेटेड प्लेटफॉर्म, पीपल पर आवर भी मैंने बताया था। एंड देन गुरु का बेनिफिट ये है, इंडियन बेस्ड वेबसाइट है, गुरु का बेनिफिट ये है कि वो फ़ी कम चार्ज करते हैं, 9%। ये कहते हैं हमारा इन्वायरमेंट पुरसकून होना ज़रूरी है। अच्छा जी, ये है जी गुरु, ठीक है जी, गुरु पीपल पर और ये मैंने सिर्फ लिंक्स बता दिए। प्रोफाइल तो कम से कम बनाई भी हो ना आप लोगों ने, क्या पता उस प्रोफाइल को और उस पर जो भी प्रोजेक्ट आप लोग काम कर रहे हो वो ऐड किए हुए एज अ पोर्टफोलियो के तौर पे, और वो चीज़ क्लिक कर जाए क्लाइंट को, फिर आप लोगों को आगे उस पर फर्दर चल स्ट्रक्चर चल पड़ता है। अच्छा जी, कल जो हम काम कर रहे थे उसको क्विकली देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। कल हमने स्वाइपर, आपने बच्चा देखा जाकर, आपने कहा था मैं देख लिया उसको, ओके। लोकेशन वाइज आना जाना कुछ बेहतर हुआ आपका? आप कहाँ से आ रही थी, उधर से कुछ करीब हो? आप कह रही हो ना कोई हुई है शिफ्टिंग वगैरह हुई है, तो वो पास ही है, मुझे लगा शायद इस लोकेलिटी के करीब। अच्छा, आने जाने वाला मसला वैसे ही है वैसे। ओके चलें ठीक है फिर तो। आप जॉब है कहीं, जॉब भी है रूटीन आपकी? पहले करती थी, अभी राइट नो क्या रूटीन है, क्या स्केड्यूल है आपका? स्टडी कोई सर मैंने इंटर किया ना अभी, स्टडी कंटिन्यू कहीं पे करनी है, तो अभी क्या घर पे बस रूटीन क्या होती है? ओके नाइस। ये है कंप्यूटर घर में, उस पर रूटीन वाइज उसको ओपन करके और काम शाम आदत है, इंटरेस्ट है, कोडिंग शोडिंग कुछ? ओके इंटरनेट
इंटरनेट। जी। अच्छा चलिए ठीक है, थैंक यू। फिर तो कुछ ना कुछ आउटपुट होगा होपफुली नेक्स्ट वीक। आई एम होपिंग दोनों बच्चे स्पेसिफिकली यहाँ सुन रहे हैं, और तीसरा जो जिन्होंने ज्वाइन किया है इब्राहिम, उन्होंने तो खैर अभी ज्वाइन किया, मैं ज़्यादा प्रेशराइज भी नहीं कर सकता, मेरे कलीग भी हैं वो अगेन, फिर भी क्योंकि वो मार्केट में बैठे हैं काम कर रहे हैं, तो उनके एंड से भी कुछ ना कुछ आउटपुट मुझे होप है कि मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को सबको डिज़ाइन असाइन हुए हैं फोटोशॉप को। अच्छा जी, कल जो हमने अप्लाई किया था, बनाया था, इम्प्लीमेंट किया था, वो था जी स्वाइपर हमारा। स्वाइपर में क्विकली मैं क्या करता हूँ, app.js के अंदर जाके इसका जो ऑटो प्ले का पैरामीटर है ना वो हटा देता हूँ। कल मैंने बताया भी था एज अ रेफरेंस के तौर पे, और वो हम चलेंगे जी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द स्वाइपर, SWI स्वाइपर, SWI ऑफिशियल वेबसाइट। और उसके बाद मैंने बताया था जी आप लोगों को स्वाइपर JS, यहाँ पे जाके एंड देन डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे गए हम, और हमने जाके क्लिक किया जी रिसोर्सेज के ऊपर और डेमो। ओके, नेट की स्पीड को क्या हो गया, मुझसे अच्छा ठीक है। ऑटो प्ले फाइंड किया था मैंने, ऑटो प्ले, ऑटो प्ले, ऑटो प्ले, ये ऑलरेडी उन्होंने हमें एक बना के डेमो प्रोवाइड किया। इसको मैं प्रीव्यू के ऊपर गया, मैं प्रीव्यू के ऊपर जाने के बाद मैंने ऐड ऑन किया जी इसका जो व्यू सोर्स है ना वो किया मैंने, ठीक है। व्यू सोर्स में मुझे यहाँ पे ये अवेलेबल है, ठीक है। व्यू सोर्स में मुझे जी अवेलेबल है जी ये वाला पैरामीटर चाहिए, ठीक। ऑटो प्ले करने के लिए मुझे ये वाला पैरामीटर चाहिए। इसको मैं करता हूँ कॉपी यहाँ से, मैंने से किया कॉपी, और app.js के अंदर app.js, और यहाँ पे जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये मैंने पैरामीटर एक कॉपी किया, ठीक है। जब मैं सेव करूँगा एंड वंस आई रीलोड द पेज इट स्टार्ट ऑटो रोटेटिंग, ठीक है। तो ये ऑटो रोटेटिंग सिंपल आसान, मैं बहुत ज़्यादा कोई डिटेल वेरिएबल्स कांस्टेंट के चक्कर में नहीं जा रहा, सिंपल बताया आपको। जावास्क्रिप्ट में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं गया, सिंपल मैंने स्वाइपर JS को इंक्लूड करवाया बाय यूजिंग द CSS, उसकी जो ऑफिशियल JS फाइल है, और उसको इनिशियलाइज करने के लिए जो बेसिक डेमो कोड प्रोवाइड किया हुआ है उन्होंने अपनी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसको जाके मैंने ऐड ऑन कर दिया अपने वेब पेज के अंदर, इंटीग्रेट कर दिया, और सिंपल उसमें जाके इमेजेस मैंने लगाए, और वो जो भी स्ट्रक्चर है मेरा अकॉर्डिंगली बन गया वैसे ही। अच्छा जी, फोटोशॉप भी ओपन करना है मैंने,
on the Photoshop still. Photoshop. अच्छा, एक काम और कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। कल मैंने CSS ऐड की थी, मैंने रखी थी जी उसकी 600, ठीक है। मैं कह रहा हूँ जी विड्थ 100% और हाइट में रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। आई डिडंट नीड द हाइट, क्योंकि इमेज जो हमने लगाया है वो ऑटोमेटिकली अपनी हाइट को एडजस्ट करेगा, ऑटो सेट करेगा वो हाइट को, ठीक है। देखें जी, क्योंकि मैंने इमेज यूज़ किया हुआ है, उसने क्या किया, एक्सपेंड कर दिया मैक्स विड्थ जो हमारी है 1170 पिक्सल की, उसके हिसाब से उसने फिक्स आउट कर दिया। लेकिन डिज़ाइन में अगर हम देखें तो डिज़ाइन में हमें उसकी विड्थ चाहिए कम। फोटोशॉप ओपन हो रहा है जी, मीनवाइल ये हो गया जी लर्निंग पेज हमारा। और इसमें जो चीज़ें हमें रिक्वायर नहीं है, फॉर एग्जांपल हम नहीं चाह रहे कि हमें स्क्रॉल बार, ये जो नीचे स्क्रॉल बार आ रहा है वो हमें रिक्वायर नहीं है। लेट्स सपोज हम कह रहे हैं यार वो नहीं लगाना हमें, दिस इज़ अ स्क्रॉल बार, तो मैं इसको जाके सिंपल HTML के सिंटेक्स में से, कोड में से रिमूव करूँगा, सेव कर दूँगा फाइल को, तो वो मेरा स्ट्रक्चर अपडेट हो जाएगा फ्रंट एंड पे। इट्स रीलोडिंग and it's being done. Okay, so अब मेरे पास क्या रह गया, नेविगेशन और ये नीचे जो पेजिनेशन आ रही है, ठीक है, नेविगेशन एरोज। अगर मुझे ये रिक्वायर हैं तो मैं रख सकता हूँ, जैसा कि मैं अभी के लिए इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। एंड वंस द डिज़ाइन इज़ ओपन, उसमें डिज़ाइनर ने विड्थ इसकी रखी हुई है कम, ठीक। इस चीज़ को मैं हैंडल कर लेता हूँ वाया यूजिंग स्वाइपर JS रैपर कंटेंट। CSS में हम आएंगे और यहाँ पे मैंने ये सेक्शन डिफाइन किया है, सेक्शन वाउचर फुल स्टॉप के साथ मैंने क्लास को स्टार्ट किया। स्पेसिफाई कर रहा हूँ मैं, स्पेसिफिकली मैं इसी कंटेनर के ऊपर, डिव के ऊपर, इस डिव के ऊपर मैं ये वाली CSS की क्लास लगा के उसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, स्पेसिफाई करने के लिए क्लास लगा दी है। क्लास हम लगा रहे होते हैं स्पेसिफाई करने के लिए, मल्टीपल टाइम भी अगर हम यूज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और सिंपल इसमें मैंने विड्थ कर देनी है 60% ऑफ द स्क्रीन टोटल विड्थ, यानी कि 1170 का 60% कवर करेगा वो। बाकी लेफ़्ट और राइट साइड पे क्या करेगा जी, वो मार्जिन 0 लेफ़्ट से और राइट से, यानी कि टॉप और बॉटम से वाई एक्सेस वाइज कोई स्पेस नहीं है, 0 पिक्सल, जबकि लेफ़्ट और राइट से ऑटो 20% फ्रॉम द राइट एंड 20% फ्रॉम द लेफ्ट। तो वो उसने उसी को स्क्यूज़ कर दिया, और क्योंकि मुझे डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट भी यही है। अच्छा, एक काम और भी कर लेते हैं, मुझे टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी करना है फॉर द मेन हेडिंग। मीन वाले जब तक वो ओपन हो रहा है, सर जी यहाँ पे इसको मैंने करना है सेंटर अलाइन। यहाँ पे मैं एक डिव लगा लेता हूँ, आई एडेड अ डिव, और उसके ऊपर मैंने क्लास लगानी है जी टेक्स्ट सेंटर की, ठीक। टेक्स्ट सेंटर की मैंने क्लास लगाई, टेक्स्ट डैश सेंटर, टेक्स्ट CENTR, तो ये डिव की क्लास, डिव बन गई। इसके अंदर मैंने जो ये वाला टैग है टाइटल का, ये मैंने मूव ऑन कर दिया विद इन दिस, एंड देन इस टेक्स्ट सेंटर को मैं डिफाइन करूँगा
जहाँ हमारा जेनेरिक CSS का ब्लॉक है, जनरल CSS हम लिख रहे हैं पूरे पेज के लिए, जहाँ जहाँ हम उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं वो मैंने लगा दिया जी। यहाँ क्लास मैंने कंटेनर की डिफ़ाइन की हुई है, यहाँ पे ही जाके एंड पे लगा देता हूँ मैं, जस्ट आफ्टर द विड्थ 100%। CSS जेनेरिक CSS का ब्लॉक है, वहाँ पे मैंने टेक्स्ट सेंटर की क्लास लगा दी। ये क्या करेगा, मेरा जहाँ भी पेज के अंदर मुझे चाहिए उसकी अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर अलाइन कर देगा, क्योंकि मेरे डिज़ाइन में वाउचर का जो टाइटल आ रहा है वो सेंटर लाइन है, तो वो सेंटर लाइन कर दिया उसने। सिंपल है, आसान है। थोड़ा सा अब हम नेक्स्ट स्टेप भी कर लेते हैं। अच्छा जी, ये तो हमने एग्जिस्टिंग को किया है, ठीक। एक बटन भी आ रहा है नीचे, तो बटन जस्ट रेप्लिका है, ऊपर वाले को मैं रेप्लिका कर दूंगा नीचे। तो यहाँ पे ना नीचे बटन भी लगाया है, डिज़ाइनर ने डिज़ाइन में एक बटन भी आ रहा है। बटन मैंने दोनों वेरिएंट्स डिफाइन कर दिए हैं, प्राइमरी और यहाँ पे गलबन डिज़ाइनर ने, अभी डिज़ाइन ओपन भी हो जाता है, इस तरह का डिज़ाइन स्टाइल यूज़ किया हुआ, यानी कि प्राइमरी वाला। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऑलरेडी डिफाइन की हुई हैं, डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। बेनिफिट है मुझे CSS में, जब मैंने एक मरतबा जेनेरिक क्लास डिफाइन कर दी तो मुझे अगेन उसको दोबारा अलग से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जी, दिस इज अ बटन, स्टार्ट द बटन एंड मैंने HTML कमेंट दिया, और HTML कमेंट के अंदर हमें बटन को बनाना है। तो हम किसे दो ही स्टूडेंट बैठे हैं अभी मेरे सामने, तो दोनों में से एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जी बच्चे, बटन मैंने बनाना है, ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, यहाँ मैंने बनाया हुआ है, नेक्स्ट भी बना चुका हूँ, एंड देन अगेन यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ। तो बस सब आप लोगों ने मुझे ये वाला बटन मैंने लगाना है, इसको क्योंकि डिज़ाइन में, ठीक है, डिज़ाइन में डिज़ाइन है, उसमें आप अपने गाइड कर देंगे कि बच्चा जो भी जहन में आ कुछ ना कुछ इनपुट आप लोगों की तरफ से आ जाएगा तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। फाइनली द डिज़ाइन हैज़ बीन ओपन। जी, बटन लगाना है मैंने, कौन सा टैग HTML का मैं यूज़ करूँगा इस बटन को बनाने के लिए, मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, मैं हेल्प भी ले सकता हूँ यहाँ से, वो दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, या तो बता दें या हेल्प के लिए बता दें कैसे आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, ये है जी बटन, ओपन हो गया डिज़ाइन, ठीक है। तो ये है जी बटन मैंने बनाना है, ये नीचे आ रहा है, ठीक है। दिस इज द बटन, दिस इज व्हाट इज द बटन रिटन ऑन द बटन इज गेट वाउचर नाउ। ओके, ठीक है जी बच्चे, फाइका एनीथिंग, इस बटन को क्रिएट करना है मैंने, गेट वाउचर नाउ, ये वाला बटन बनाना है। तो क्या टेक्निक यूज़ करूँगा जी, एंकर टैग लगाएंगे, बिल्कुल ज़बरदस्त, सही आंसर, परफेक्ट। सिंपल मैं क्या करूँगा जी, जाके मैंने एक एंकर टैग लगा दूँगा, यहाँ पे मैं लगाना है एक डिव, सॉरी यहाँ पे लगाना है जी मैंने एक अदद डिव, और ये बटन मैंने रख देना है इसके अंदर एज अ एंकर टैग के साथ, और इसमें मैंने लिख देना जी गेट वाउचर। ये मैं कहाँ से देख रहा हूँ कि ये मैं डिज़ाइन से देख रहा हूँ और उसको बनाता जा रहा हूँ, ठीक। ये वर्डिंग मैंने लिखी है, गेट वाउचर नाउ, और वो स्लाइडर के नीचे आ रहा है, ठीक है। कोड वाइज भी, सीक्वेंस वाइज, पहले टाइटल है, फिर स्लाइडर है सेंटर में, और लास्ट में बटन है। आसान है, इजी है, सिंपल। हाँ, इस पर मैंने क्या करना है, जो मेन चीज़ है इसकी, मैंने बटन लगा तो दिया, इसको अगर मैं ब्राउज़र में देखता हूँ तो वो आ तो गया है, मगर कहाँ है जी वो, कहाँ पे डिस्प्ले किया उसने, ये आ गया। तो उसकी स्टाइलिंग वगैरह बनाने के लिए मैं ऑलरेडी क्लासेस डिफाइन कर चुका हूँ। कौन सी क्लास डिफाइन की है, एज ए एट्रीब्यूट, HTML एंकर टैग के एट्रीब्यूट के तौर पे क्लास का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे हम, एंड देन उसके अंदर हम लिखेंगे बटन बेस क्लास, एंड देन बटन प्राइमरी, इन्वर्टेड डबल कॉमा, save, and once I reload the page I will be able to see the button. Okay, inspect element, why I am not be able to see the button। हम चलते हैं जी CSS में, और CSS में जाके यहाँ तो सही लगा, what is the issue, अच्छा रोल कर दिया उसने मेरे ख्याल में, और रिफ्रेश कर, so the button is not implemented, why not the button implemented, inspect element,
और उसके बाद हम जाएंगे जी इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद बटन प्राइमरी। ओके, दिस इज द इशू। तो वेरिएबल वाला इशू जो है वो चल रहा है जी, उसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं बाय यूजिंग द हेक्साडेसिमल वैल्यूज। मैंने लगाने हैं जी यहाँ पे हेक्साडेसिमल वैल्यू लगानी है कलर के लिए वाइट, और बैकग्राउंड कलर के लिए जो प्राइमरी कलर कोड लेके चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि मैं VS कोड के अंदर काम कर रहा हूँ और इस प्रोजेक्ट के लिए उसने वो वेरिएबल्स मेरी आसानी के लिए उसने सेव कर लिए हैं। तो जितनी दफ़ा भी मुझे प्राइमरी कलर, वाइट कलर वगैरह वगैरह कलर यूज़ करने पड़ते हैं तो वो कोडिंगली यहाँ पर उसने उसको ऐड कर दिया। बेस क्लास में मैं एक काम और ऐड कर देता हूँ, क्योंकि मैंने टेक्स्ट उसका जो अंडरलाइन है वो ख़त्म करना है, तो वो मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर दिया। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, डेकोरेशन नन। और ये हो गया जी हमारा काम कंप्लीट। ओके, अब मैंने बटन को सेंटर अलाइन करना है। जैसे मैंने टाइटल को सेंटर अलाइन किया है डिव के ऊपर क्लास लगा के, सिमिलरली इसको मैं सेंटर अलाइन कर दूंगा। आसान है, इजी है। इनलाइन एलिमेंट है, एंकर टैग इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन का मतलब ये कि हम उसको अगर अपने वर्डिंग के अंदर कहीं पे पैराग्राफ में यूज़ करें तो वो पूरी एरिया को कंज्यूम नहीं करेगा, बल्कि विद इन दैट पैराग्राफ रहेगा। इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक लेवल एलिमेंट। टेक्स्ट सेंटर वही क्लास रिपीट कर दी मैंने, जो मैंने यूज़ की थी ऊपर टाइटल के लिए, वही मैंने यूज़ कर दी एंकर टैग के लिए। आसान है, ईजी है। और बॉटम में स्पेस ऐड करनी है मैंने, और ये मैंने क्लास एक डिफाइन की हुई है स्वाइपर रैपर कंटेंट, स्वाइपर जेस रैपर कंटेंट की। इसको क्लास को मैंने जाके स्पेसिंग ऐड करनी है, स्पेसिंग मैंने ऐड करनी है फ्रॉम द बॉटम। जी बच्चे, कैसे करूँगा मैं बॉटम स्पेसिंग ऐड, कैसे करूँगा? करना मैंने मार्जिन के साथ है, पैडिंग नहीं ऐड करनी, मैंने मार्जिन के साथ ही करना है। अभी राइट नाउ क्या हो रहा है, टॉप और बॉटम से जो वैल्यू है वो आ रही है 0 पिक्सल, और लेफ्ट और राइट से वैल्यू आ रही है ऑटो। अब मैंने उसको स्पेस ऐड करनी है एज पर द डिज़ाइन, मैंने ये वाली स्पेस ऐड करनी है। ठीक है जी, ओके। तो कुछ ज़हन में आ रहा है आपके? चलिए, गुड जी बच्चे। 5 स्पेसिंग ऐड करनी है मैंने बॉटम से। मार्जिन यूज़ करना है, और मैं किस तरह वो प्रॉपर्टी दूंगा, कहाँ पे दूंगा? प्रॉपर्टी भी मैंने दी हुई है वैसे, इसमें मैंने यूनिट देना है, डिफाइन करना है। यहाँ पे यूनिट में डिफाइन करूँगा 2rem। बेस यूनिट हमारा 16 है, तो ये 32 पिक्सल की बॉटम से स्पेसिंग जनरेट कर दी उसने। यहाँ से स्पेसिंग आ रहा है। आई कैन इंक्रीज सेव 3rem, और वो स्पेस है। ठीक है, ईजी, आसान है, सिंपल है। ये बिल्कुल इजी है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया। इसको मैं क्विकली किस तरह से डेवलप कर लेता हूँ, इस एरिया को मैं कैसे डेवलप कर सकता हूँ। मैं एक कार्ड की डिव बना लेता हूँ, कार्ड में इमेज होगा, टाइटल होगा और पैराग्राफ होगा, ऊपर मेन टाइटल आ रहा होगा। आसान है। इसी सेक्शन के अंदर रहते हुए मैं इस हिस्से को डिवाइड कर लेता हूँ फॉर दैट पोर्शन। सेक्शन वाउचर, ये हमारा यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक गया। यहाँ पे मैंने एक अदद डिव ऐड कर दिया जी, यहाँ मैंने डिव ऐड कर दी। ये कंटेन कर रहा होगा वाउचर वाले पोर्शन को। दिस इज द क्लास, दिस डिव इज कंटेनिंग द वाउचर एरिया, वो वाउचर एरिया। ठीक है जी, डैश एरिया। और नीचे वाला जो हिस्सा है वो है कस्टमर रिव्यूज़। इसको मैंने डिव ऐड कर दिया। डिव क्या कर रहा है, मुझे डिवीजन करने में हेल्प आउट कर रहा है। मैंने पहले भी बताया था डिव का टैग हमारा HTML के अंदर हमारे कंटेंट को डिवीजन करने में हेल्प आउट कर रहा होता है, और भी मैंने वही काम किया, डिवीजन किया। एक्सप्लिसिटली मैंने डिवीजन कर दिया यहाँ
एंड देन द सेकंड पार्ट इज कस्टमर रिव्यू। कस्टमर रिव्यू का पैटर्न वही है, ऊपर वाउचर में जैसे मैंने सेंटर लाइन किया था, इसके लिए मैं एक डिव यूज़ करूँगा फॉर द कस्टमर रिव्यू टाइटल, और बाकी दोनों डिव्स को मैं हैंडल कर लूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स करके और कार्ड्स के जरिए मैं बना दूँगा उसको। तो जी कार्ड्स बनाने के लिए जी पहला वाला जो मेरा स्ट्रक्चर है, मैंने सबसे पहले ऐड ऑन करना है, HTML कमेंट भी कर दूँ, दिस इज द वाउचर एरिया स्टार्ट एंड दिस इज द वाउचर एरिया एंड voucher area start, copy, HTML comment, voucher area start, and on a similar pattern voucher area end start। okay. ये मैंने कर दिया जी कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट है जी मेरा फेज वो है जी कस्टमर रिव्यू। ठीक, this is the customer review। customer review, customer review, review, customer review। और इसके बाद है जी कस्टमर रिव्यू एंड HTML कमेंट ऐड करने के बाद मैंने क्या करना है जी, एक डिव ऐड करना है, उसके ऊपर मैंने क्लास लगानी है कस्टमर रिव्यू की, और ये मेरा डिव रेडी हो गया। और इस डिव के अंदर मैंने एक डिव लगाना है जिसकी टेक्स्ट सेंटर क्लास होगी, और उसमें H2 टाइटल आ रहा होगा। ठीक, और उसको मैंने लिखना है जी कस्टमर रिव्यू, इट्स बिन डन। जब मैं इसको रीलोड करूंगा तो मेरे पास आ गया। ठीक, ओके नाइस ग्रेट। एंड देन आई नीड टू क्रिएट अ div having the class display dflex पैरेलल शो करना है मैंने, वो मैंने ऑलरेडी क्लासेस डिफाइन की हुई हैं, और दो क्लासेस में दो मैंने डिव्स बनानी है इसके अंदर फर्दर, एक पेरेंट डिव के बाद दो फर्दर और डिव्स बनानी है। दो डिव्स इसलिए बनानी है कि कस्टमर रिव्यू जो डिज़ाइन में डिज़ाइनर ने बनाया हुआ है, एक ये वाला है जॉन पीटर और ये है एला थॉमसन। तो ये पहला वाला डिव आ गया जी, और इसमें डिव में मैंने यूज़ कर लिया जी कस्टमर कार्ड, इसको मैंने नाम दे दिया कस्टमर कार्ड। एंड देन इसमें आ गया जी इमेज, एंड देन दिस इज द थर्ड लेवल H3 फॉर द जॉन पीटर, टाइटल आ गया। और उसके बाद है जी टेक्स्ट, प्लेस होल्डर टेक्स्ट। सो मैं इसको VS कोड में यूज़ कर सकता हूँ वाया यूजिंग सॉरी। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास, दिस इज अ प्लेस होल्डर टेक्स्ट। ये मैंने पूरा कार्ड जो डिटेल्स आ रही थी उसके अंदर मैंने साइड बना ली। इस वाले इमेज को मैंने जस्ट एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करना आसान है, कैसे करेंगे? इजी, कल का लेक्चर अटेंड किया हुआ आपने, आसान है, दोनों तरीके हैं, इजी हैं। हाँ कैसे? इससे मैं करूँगा सिलेक्ट जी, बताइए। ओके, एंड देन इसके बाद क्या करना है मैंने? नेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद लेयर को अगला स्टेप क्या करना है मैंने? हाँ कैसे कैसे वो तो बताना है आपने, दिस इज द क्वेश्चन। नहीं आता ना, वो तो डबल टैप करने भी नहीं आता बच्चे। एक और जगह पे भी हमें मूव ऑन करना है, कर्सर लेके जाना है जी बच्चे। फायदा इसका कॉन्सेप्ट एक्सपोर्ट करने का, इमेज को फोटोशॉप में से इमेज एक्सपोर्ट करना है मैंने। स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट है या क्विक एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, स्लाइसिंग का या क्विक एक्सपोर्ट। तो मैं क्या करता हूँ अभी, राइट नाउ क्लिक किया मैंने, लेयर का मुझे पता चल गया, दिस इज द लेयर व्हिच डिजाइनर यूज एज, दिस इज द लेयर। ओके ठीक है,
एक्सेस में। सही है, ये लेयर है जी, ठीक है। मास्किंग की हुई है फोटोशॉप में डिज़ाइनर ने, तो मैंने ये लेयर सेलेक्ट कर ली और अब मैंने इसको सिंपल करना है जी एक्सपोर्ट एज, ठीक है। एक्सपोर्ट एज कोई PNG भी कर सकते हैं, आप एक्सपोर्ट एज भी कर सकते हैं। बाकी दूसरा ऑप्शन मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ से जाके स्लाइस टूल सेलेक्ट करना है, फोटोशॉप स्लाइस टूल प्लेटे में से स्लाइस टूल के बाद आपने एक स्लाइस ड्रॉ कर देना है इसके ऊपर। आसान है, इजी है। स्लाइस टूल इज वर्क जस्ट लाइक अ मैग्नेट। आपकी जो लेयर है वो ऑटो डिटेक्ट करता जा रहा है और उसी के अकॉर्डिंगली वो उसको स्लाइस को ड्रॉ कर रहा है, अपडेट कर रहा है। देन फ्रॉम द टॉप बॉटम राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है, इट्स डन। एंड डबल क्लिक और इसके बाद मैंने नेम देना है इसको इमेज कस्टमर रिव्यू 1, ठीक है, 1 और 2, ठीक है। इसमें से मैं सीक्वेंस मेंटेन कर रहा हूँ। कस्टमर रिव्यू इमेज कस्टमर रिव्यू ट्रांसपेरेंट करना चाह रहा हूँ तो मुझे बैक लेयर्स को ऑफ करना पड़ेगा, और वो मैं कैसे करूँगा जी। सिलेक्शन टूल, बैकग्राउंड ऑफ, इट्स डन। फाइल export, save for web legacy, save for web. This is also called image optimization process. यहाँ पे जाके मैंने JPEG की बजाय PNG करना है इसको। क्यों करना है PNG? इसलिए कि मैंने ट्रांसपेरेंट रखना है, मैं खुद आंसर कर देता हूँ। इसलिए कि मैंने ट्रांसपेरेंट रखना है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट रखना है मैंने। फॉर द सेक ट्रांसपेरेंट इमेज को मैं एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। हालांकि इस तरह के इमेजेस को हम लोग JPEG फॉर्मेट में रखते हैं, लेकिन चूंकि मैंने ट्रांसपेरेंट रखना है उसका बैकग्राउंड, उसके बैकग्राउंड पे कोई भी कलर आ जाए, मिसाल के तौर पे इसका कलर क्लाइंट कलर को चेंज करवा देता है, इस डार्क टोन से दूसरे वाले कलर कोड में, इस कोड में चला जाता है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा ना इस एरिया का, तो वो फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको, ट्रांसपेरेंट होने की वजह से फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको, ईजीली मैनेज हो जाएंगी चीज़ें। तो हम इमेज ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस करते हुए इन चीज़ों का भी ख्याल रख रहे होते हैं एज डेवलपर। जब हम स्लाइसिंग कर रहे होते हैं तो हम इन चीज़ों को भी ध्यान में रख के आगे मूव ऑन कर रहे होते हैं। तो इमेज है जी ये वाला, दिस इज द इमेज आई नीड विद द फ्रेम एज वेल। मैंने क्या किया, उसी मास्क जो डिज़ाइनर ने मास्किंग की हुई थी उसी को साथ स्लाइस के मेंटेन करवा दिया मैंने, क्योंकि मुझे वो रिक्वायर है। मेरे लिए CSS में इस तरह का डिज़ाइन बनाना पॉसिबल तो है, लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। पॉसिबल है, ठीक, इस तरह के वेवी डिज़ाइन मुझे बनाना आसान है, बना मैं सकता हूँ, लेंथी हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैंने स्लाइस में से ही वो डायरेक्ट साथ ही कंबाइन करके उस मास्क को और मैंने ऐड ऑन कर दिया। सेव के बटन पे हिट करता हूँ मैं, एंड वंस आई सेव दिस इमेज, अच्छा जी, इमेजेस के फोल्डर में इमेज सेव हो गया जी, डन। अब हम चलते हैं जी वापस अपने कोड में, और कोड में जहाँ पे हमने ऐड ऑन किया हुआ जी इमेज का टैग, जहाँ पे मैंने सोर्स ऐड किया था, कुछ भी नहीं था उसके अंदर, अभी सोर्स नहीं लगाया था मैंने क्योंकि मेरे पास इमेज नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने इमेज सेव किया है तो इमेज मुझे पता चल गया, दिस इज द इमेज, ये इमेज आ गया जी हमारे पास। अब मैंने सिंपल इस इमेज को इनकॉर्पोरेट कर देना, इंटीग्रेट कर देना विद इन द कोड। इमेजेस के फोल्डर के अंदर है, और उसके बाद इमेज का नाम है इमेज कस्टमर रिव्यू 1, सेक्शन के हिसाब से ही मैंने उसको रखा है, और उसका जो फॉर्मेट है, जो उसका हमने सेव किया था PNG है, PNG, ताकि हम ट्रांसपेरेंट इमेज को मेंटेन कर सकें। ऑल्ट में जो भी हम लिख रहे होते हैं, इमेज बना रहे होते हैं, उसके अगेंस्ट SEO डिपार्टमेंट की तरफ से हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है रिलेटेड टू दैट, जो भी टॉपिक है, जो भी वेबसाइट का, जो भी सेक्शन पे जिस पे हम कस्टमर रिव्यू पे काम कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ वर्डिंग दी जाती है, वो हम ऐड करते हैं उसके अंदर। क्लास का एट्रीब्यूट हम इस पर लगाएंगे, और क्लास का एट्रीब्यूट क्या करेगा जी, उसकी एक्सपेंड कर देगा 100% पे, जितनी भी हम विड्थ रखेंगे उसकी। अभी हमने कोई विड्थ डिफाइन नहीं की, सिंपल एक कस्टमर कार्ड डिफाइन किया हमने, उसकी CSS कुछ भी नहीं लिखी हमने,
अब जब मैं इसको जाके देखूंगा विद इन द ब्राउज़र तो मेरे पास कुछ इस तरह का उसका आउटपुट आ गया। देखिए उसकी विड्थ नहीं है, उसका कलर भी ब्लैक आ रहा है, उसको मैंने चेंज करना है, उसका टेक्स्ट कलर इसको मैंने चेंज करना है। तो अब वन बाय वन हम जाके स्टाइलिंग अपडेट कर सकते हैं विद इन द CSS। और CSS में हम चलते हैं जी, एक जेनेरिक CSS तो मैं लगा ही दूँ ना, और वो जेनेरिक CSS जैसे मैंने कल लगाई थी फॉर H1 H2, इसी तरह से मुझे इस कलर को लगाना है फॉर H3 एज वेल। जहाँ जहाँ मेरे टैग आ रहे हैं H3 के विद इन माई वेबसाइट, H3 के टैग आ रहे हैं जनरली, उन सब जगह पे कौन सा कलर हो जाए जी, उन सब पॉइंट्स पे कलर लग जाए जी वाइट। यही बात जो मैं कर रहा हूँ आपसे, ये मैंने इम्प्लीमेंट उसको कर दी। जैसे मैं इसे इम्प्लीमेंट किया और रीलोड हुआ पेज तो मेरा मसला रिजॉल्व हो गया। दिस इज जॉन पीटर। तो ये आ गया जी टेक्स्ट आपका। मैं बैकग्राउंड लेयर वापस ऑन करता हूँ। एक चीज़ और जो मुझे क्विकली नज़र आ रही है यहाँ पे, वो इसने H3 का जो मैंने टैग लगाया है यहाँ पे, H2 के टैग के बाद H3 का जो मैंने टैग यूज़ किया, सीक्वेंस मेंटेन कर रहे हैं हम सिमेटिक कोडिंग का, तो उसका जो टेक्स्ट है वो आ रहा है इस वाले फॉन्ट फैमिली के अंदर, गूगल फॉन्ट की जो फैमिली है। इस चीज़ को कैटर करने के लिए मैंने जाना है जी इस क्लास के अंदर जो मैंने डिफाइन की है कस्टमर कार्ड की, ठीक है। मैंने कॉपी किया इसको एंड देन विद इन द CSS में जाके दिस इज द कस्टमर रिव्यू सेक्शन। हमने डिफाइन नहीं किया, मैं करने लगा हूँ उसको। पहले हमने वाउचर को हैंडल किया था, अब हम सेक्शन जो कस्टमर है हमारा उसको हम हैंडल कर रहे हैं। और ये आ गया जी मेरा CSS कमेंट आ गए फॉर दिस सेक्शन। दिस पार्ट इज कस्टमर रिव्यूज। This is the start and this is customer reviews and customer reviews and और मैंने इस वाले एरिया का नाम रखा है जी कस्टमर रिव्यू एरिया भी लिखना था मैंने, क्योंकि मैंने उसको वाउचर एरिया कर दिया है, तो इसको मैंने कर दिया जी, ठीक है ना, क्योंकि मैं अभी वो क्लास पे लगाऊंगा और मुझे बॉटम स्पेसिंग भी चाहिए होगी, तो मैं वो इसी के अगेंस्ट डिफाइन कर दूंगा। तो ये मेरे दोनों पार्ट्स अलग अलग हो गए, डिवीजन हो गई, डिव लगा दिए मैंने। इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी, कस्टमर रिव्यू एरिया, और मैं मेन के अंदर इसको हियरार्की मेंटेन करते हुए मूव कर देता हूँ। इस कस्टमर कार्ड को स्पेसिफाई कर देगा वो इसी वाले स्ट्रक्चर के लिए। और इसमें जाके मैंने स्पेसिफिकली फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है फॉर H3 इस वाले कार्ड के लिए। बाकी जितनी भी जगह आ रहे हैं वहाँ पे चेंज ना हो, तो मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ इस तरीके से, जैसे मैं अभी आप लोगों के सामने देख भी रहा हूँ। और उसमें जो मुझे फॉन्ट फैमिली चाहिए वो है जी फॉन्ट फैमिली एंड दिस इज क्या नाम है जी इसका, इस फैमिली का नाम है जी ग्रैंड होटल कर्सिव। ये मैंने H1 और H2 पे ऑलरेडी डिफाइन की भी है, वहीं से जाके मैंने कॉपी किया और ये वाली प्रॉपर्टी मैंने पेस्ट ऑन कर दी। जब मैं इसको रीलोड करूँगा, सो आई एम एबल टू स्टार्ट द फॉन्ट इम्प्लीमेंटेड फॉर दिस टाइटल, जो पहले नहीं आ रहा था। लेकिन चूंकि अब जैसे ही मैंने अप्लाई किया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन चेंज की है, पहले जो बाई डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आ रहा था हमारे पास, दूसरा वाला फॉन्ट गूगल का वो वाला आ रहा था, उसको हमने चेंज किया फॉर दिस कार्ड स्पेसिफिकली, तो उसने कोडिंगली अपडेट कर दिया। CSS के अंदर हम इस तरह से इन चीज़ों को इजीली हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद है जी पैराग्राफ, और पैराग्राफ का मैंने कलर भी चेंज करना है, ठीक है जी, जिससे ताकि उसकी रीडेबिलिटी उसको नज़र आने लगे। हमने लगाया हुआ है पैराग्राफ, लेकिन उसका कलर क्योंकि डार्क है तो उसकी रीडेबिलिटी मेंटेन, जैसे मैंने कलर चेंज किया तो कलर। तो अब मैंने क्विकली क्या करना है जी, मैंने सिंपल इनकी जो विड्थ है उनको मैंने मिनिमल कर देना है। आसान है, इजी है। ऑलमोस्ट 20% 30% ऑफ द स्क्रीन, टोटल 1170 को अगर हम इसको अजम्प्ट कर रहे हैं, अगर ये टोटल एरिया 1170 है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ऐसे ही या प्रोबेबली आई एम अज्यूमिंग
इसको हम क्या कर लेते हैं, एक स्लाइस टूल लगाते हैं और स्लाइस टूल लगा के ना हम इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं। लेट्स सपोज स्टार्ट हो रहा है एरिया यहाँ से और यहाँ तक फॉर एग्जांपल, तो ये बन जाएगा जी ऑलमोस्ट, ठीक है जी, 1070 1170 नॉट सर 1070 1170। और ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी रेफरेंसेस का दे दिया था इसकी विड्थ के लिए, जो स्टैंडर्ड विड्थ्स हम यूज़ कर रहे होते हैं गेट बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और वहाँ जाके, क्योंकि अब हमने नेक्स्ट फेज़ अनकरीब हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है बूटस्ट्रैप का, थोड़ी फास्ट पेस चलेंगे अब हम। चलिए डॉक्यूमेंटेशन एंड देन कंटेनर्स, और उसके बाद ये बताया था जी मैंने आपको, ठीक है जी 1140, यानी कि टोटल 1170 है और उसमें से उसने ब्रीथिंग स्पेस रख के दोनों एंड से 1140 डिफाइन किया हुआ है। और बाकी पैडिंग एरिया होता है इसका, पैडिंग होती है इनर पैडिंग, जैसे मैंने आपको बताया स्पेसिंग के लिए इनर पैडिंग का कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो एक स्टैंडर्ड रूल है, इसके मुताबिक ज़्यादातर वेब पेजेस डिज़ाइन किए जाते हैं, और उन्हीं में से एक वेब पेज ये भी है जिस पर हम राइट नाउ काम कर रहे हैं। उन्हीं में से वो पेजेस भी हैं जो आप लोगों को असाइन किए गए हैं, तो आप लोगों ने भी इन स्टैंडर्ड रूल्स को फॉलो करना है वाइल राइटिंग द CSS HTML विद द कॉम्बिनेशन ऑफ CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अब मैं क्या कर लेता हूँ जी, इसमें जाके सिंप्लीफाइड कर लेते हैं जी हम, जो हमारा पेरेंट है कार्ड, उसको मैंने लेट सपोज की जो विड्थ है मैंने करनी है कम, विड्थ को मैं कर देता हूँ जी 100%, और इसकी जो मैक्स विड्थ है वो कर दे जी 50%। सेव कर लेते हैं जी। जैसे ही मैंने विड्थ को रिड्यूस किया तो उसकी जो ओवरऑल विड्थ है वो रिड्यूस हो गई, ओवरऑल विड्थ रिड्यूस हो गई। और एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं इसमें, टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है वो सेंटर में बनाई हुई है, क्लाइंट ने टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है वो सेंटर में रखी हुई, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेव एंड रीलोड। तो जितनी भी चीज़ें थी वो सब की सब अलाइन सेंटर हुई। मुझे अलग से टेक्स्ट एंट्री क्लासेस नहीं बनानी पड़ी, डिव नहीं लगानी पड़ी, बल्कि मेरे पास एक मेन पेरेंट डिव के ऊपर जो मैंने कस्टमर कार्ड की क्लास बनाई है उसी के अंदर मैंने लगा दिया, जबकि मैंने ऊपर सेंटर लाइन करने के लिए अलग से डिव लगाई थी। फॉन्ट साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर लेते हैं हम, और इस केस में हमें फॉन्ट साइज़ चाहिए जी, फॉन्ट साइज़ it's been around 3 rem probably। इसी तरह से इसका जो फॉन्ट वेट है वो है जी रिक्वायर हमें 400, फॉन्ट वेट 400 मतलब रेगुलर। बाय डिफ़ॉल्ट उसने उसको बोल्ड किया होता है, टाइटल्स जितने भी होते हैं HTML के अंदर वो बोल्ड फॉर्मेट में आ रहे होते हैं, बोल्ड वेटेज में आ रहे होते हैं, उसको मैंने चेंज कर दिया इस मेरे केस में। सिंपल हो गया काम। अब हमने सिंपल अगला प्रोसेस करने के लिए इसी डिव का एक रेप्लिका रेडी कर लेना है, इसी डिव को मैंने रेप्लिका रेडी कर लेना है इसका, और ये है जी दिस इज़ द कार्ड। इसको मैंने मेंशन भी कर देता हूँ, मज़ीद एक और लेवल डिफाइन कर देता हूँ HTML कमेंट के अंदर, दिस इज़ द कस्टमर कार्ड, कस्टमर कार्ड and this is customer card and with forward slash। इसी को मैंने रेप्लिका करना है। ऑलरेडी मैंने पेरेंट डिव डिस्प्ले फ्लेक्स की हुई है, तो जैसे ही मैं नेक्स्ट कार्ड ऐड करूँगा वो ऑटोमेटिकली सामने आ जाएगा, उसके पैरेलल आ जाएगा एज पर द डिज़ाइन। सेकंड कार्ड भी डिफाइन कर दिया मैंने, उसी को मैंने कॉपी पेस्ट किया, एक ही कार्ड को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। सिंपल इजी सिंपल। मैंने इमेज चेंज करना है, यहाँ पर ये टाइटल चेंज करना है, बाकी रेस्ट ऑफ द जो कोड आ रहा है, कंटेंट आ रहा है वो वही है, प्लेस होल्डर ही है, उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है मुझे। सिंपल मैंने ये इमेज और ये चेंज करना है, तो वो मुझे रिपीट करने की आई थिंक जरूरत नहीं है। मुझे आप लोग अपने डिज़ाइन स्पेक्चरल डिज़ाइन पे काम करेंगे आसान हो जाएगा आप लोगों
तो ये आगे जी, ये टेक्स्ट आ गया। अब मैंने इसकी जो एक मेन चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो क्या है, इसकी जो स्पेसिंग है ना वो उसमें सेट वेट करनी है। मैंने स्पेसिंग सेट करने के लिए मेरे पास एक चीज़ अवेलेबल है, उसको मैं यूटिलाइज़ कर लेता हूँ, और वो है जी पैडिंग। इनर पैडिंग के ज़रिए हम इसकी जो इंटरनल स्पेसिंग है उसको हम करेंगे सेट। फ्रॉम टॉप इट्स इट शुड बी 0, राइट शुड बी 0, बॉटम 0, 0। अभी के लिए हमने 0 कर दिया। एंड फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट, फ्रॉम द राइट हमें चाहिए जी ऑलमोस्ट इट्स बीन 10 REM, एंड फ्रॉम लेफ्ट वी नीड 10 REM as well. So once I reload, तो ये इस तरह से उसने इंटरनली उस डिव का जो हमने 50% का डिव रखा था, थैंक यू वैसे, थैंक यू, उसको हमने क्या किया, स्क्यूज कर दिया विद यूजिंग द इन लाइन। जो हमने पैडिंग का जो कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया है वो हमने यूज़ किया है। 10 REM का मतलब है इसको मल्टीप्लाई जब हम करते हैं विद द कैलकुलेटर, 16 multiplied by बेस यूनिट है जी हमारा 16 मल्टीप्लाइड बाय 10, इट शुड बी 160। ठीक है जी, तो ये लेफ्ट और राइट से स्पेसिंग आ गई पिक्सल में 160। तो इतनी की ज़रूरत नहीं है हमें, इसको मिनिमल कर लेते हैं, 7 8 करके देखते हैं व्हाट इज़ द रिजल्ट। या इट स्टार्ट लुकिंग एग्जैक्टली एज पर द डिज़ाइन। और इसको हम मज़ीद बेहतर कर लेते हैं वाया क्रिएटिंग स्पेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द इमेज। इमेज कहाँ है जी, हमारा इमेज आ रहा है जी। इमेज के ऊपर मैं क्लास लगा देता हूँ, एक मैंने विड्थ 100% क्लास लगाई हुई है विच इज़ गुड, और मैं एक और क्लास लगा देता हूँ इसके ऊपर जो मुझे स्पेसिफिकली इसकी जो बॉटम स्पेसिंग है उसको ऐड ऑन करने में हेल्प आउट करेगी। और वो मैं एक जेनेरिक क्लास लगा देता हूँ। जेनेरिक क्लास का मतलब है कि M रिप्रेजेंट कर रहा है मार्जिन को, B बॉटम, और जो भी वैल्यू है, लेट सपोज मैं इसको कह देता हूँ 3 मतलब 1 REM 3 REM, इस तरह से हम चीज़ों को बना रहे होते हैं, बिल्ट ऑन कर रहे होते हैं। और ये जो क्लासेस हैं इसका रेफरेंस जो है हमें बूटस्ट्रैप, जब हम आगे पढ़ेंगे ऑलरेडी बिल्ट इन क्लासेस होंगी, इवन ये टेलविंड के अंदर भी बिल्ट इन क्लासेस होंगी, और उन चीज़ों को हम अकॉर्डिंगली यूज़ करते जाएंगे। हमें हर दफ़ा कस्टम CSS लिखने की ज़रूरत नहीं होगी अभी, चूँकि हम कस्टम CSS लिखना सीख रहे हैं, दैट्स वाई हम हर चीज़ को जाके डिफ़ाइन कर रहे हैं। बाकी जो एक्चुअल प्रोजेक्ट पे मार्केट में काम हो रहा होता है उसमें ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाते। जैसे मैंने टेलविंड का आपको बताया कि टेलविंड में तो हम HTML के अंदर ही सब कुछ कर रहे होते हैं, CSS की जो फाइल ही एग्जिस्ट नहीं करती है हमारे प्रोजेक्ट में। और मैंने लिखना जी मार्जिन बॉटम 3, क्लास मैंने डिफाइन कर दी, एंड दिस इज मार्जिन डैश बॉटम, इट शुड बी 3 REM और 1 REM, 3 REM, और ये मैं स्पेसिंग ऐड की है इसके इमेज के और इस टाइटल के दरमियान, जैसे डिज़ाइनर ने यहाँ पे ये स्पेसिंग ऐड की हुई थी। इसी तरीके से मैं एक और क्लास बना देता हूँ क्योंकि मुझे स्पेसिंग लग रही है कम। कॉपी एंड पेस्ट, और यहाँ पे 2 की बजाय मैं वैल्यू 3 की बजाय मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ 2 के साथ, यानी कि 32 पिक्सल का उसको बॉटम से जो स्पेसिंग है वो ऐड हो जाएगी राइट आफ्टर द इमेज एंड बिटवीन द टाइटल। सेव और रीलोड, ओके इट्स डन। इसी तरीके से मुझे यहाँ से भी स्पेसिंग चाहिए, गेट वाउचर नाउ के बटन के बॉटम से भी मुझे स्पेसिंग ऐड करनी है। तो मैंने ऑलरेडी एरिया डिफाइन कर दिया है, मैंने डिफाइन किया जी एरिया, दिस इज द वाउचर एरिया, एंड उसके बाद मैंने जहाँ पे डिफाइन किया था CSS को, कस्टमर रिव्यू वाला, इसके ऊपर जो सेक्शन आ रहा है
इसमें मैंने जाके ऐड ऑन कर दिया विद द स्टार्टिंग फुल स्टॉप साइन, डॉट के साथ क्लास बनाते हैं हम, आईडी हैश के साथ बनाते हैं। और इसमें मुझे चाहिए जी मार्जिन बॉटम से 3 rem एंड सेव। सो इट्स गुड। कस्टमर रिव्यू, कस्टमर की स्पेलिंग ठीक नहीं है और इसकी स्पेसिंग बिल्कुल वैसे ही आ गई है जैसे मुझे रिक्वायर्ड था डिज़ाइन में। पैटर्न का मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको, इस तरह के पैटर्न्स को हम स्लाइस करके ट्रांसपेरेंट भी लगा सकते हैं, ऊपर वाले टॉप वाले सेक्शन में लगाया भी हुआ है। स्पेलिंग ठीक करके और नेक्स्ट टैग पे स्विच करते हैं हम। स्पेलिंग हम कर लेते हैं ठीक, कस्टमर रिव्यू, कस्टमर रिव्यू एंड दिस हैज बीन अपडेटेड। ठीक हो गया जी, परफेक्ट हो गया, सिंपल इमेज चेंज एंड इसके बाद एक और टैग है जी हमारा HTML का, उसको भी हम देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इंस्टेड कि मैं अगला बनाऊँ सेक्शन, इंस्टेड में ये बनाऊँ, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक वीडियो का ना टैग यूज़ कर लेता हूँ। मैं यूज़ करता हूँ मार्केटिंग पर्पस के लिए, वेब पेजेस के ऊपर वीडियो के टैग्स लगाए जा रहे होते हैं, वीडियोस लगाई जा रही होती हैं, वीडियोस लगाई जा रही होती हैं मतलब वीडियोस के टैग के ज़रिए HTML के उसको रेंडर किया जा रहा होता है। तो मैं उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे और मैं सेक्शन क्रिएट करता हूँ जी, सेक्शन फॉर द वीडियो टैग, वीडियो स्टार्ट एंड सिमिलर पैटर्न इट शुड बी। and this is a section और इसके ऊपर मैंने क्लास लगानी है जी सेक्शन वीडियो, क्योंकि मैंने वीडियो टैग का कॉन्सेप्ट देना है आपको। तो इसके बाद हमने एक लगा दिया जी कंटेनर, क्योंकि हमने स्पेसिफाई विड्थ के अंदर काम करना है, जिस तरह से बाकी सेक्शंस के ऊपर हम काम कर रहे हैं उसी को मेंटेन रख रहे हैं हम। एंड देन यहाँ पे हमने वीडियो का टैग यूज़ करना है। वीडियो के टैग के लिए HTML के अंदर हमें वीडियो का टैग हम यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। लिखने का तरीका उसका वीडियो एंड देन स्टार्टिंग, और इसी तरह से उसका एंडिंग टैग भी होता है। और यहाँ पे हमने उसका सोर्स देना होता है SOURC सोर्स, जैसे हम इमेज का सोर्स देते हैं, जैसे हम स्टाइल शीट का सोर्स हम ऐड ऑन करते हैं, इसी तरह से हमें वीडियो का सोर्स भी देना होता है। वो वीडियो ऑब्वियसली क्लाइंट आपको हैंड ओवर करेगा, उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स आपको, हाँ वाया यूट्यूब के ज़रिए भी कोई प्रमोशनल वीडियो उसने बनाई हुई है वो आपको एज ए डेवलपर उसका लिंक प्रोवाइड कर देगा कि ये वाला जो लिंक है आप पेज के अंदर लगा दें। पहले हम उसको लगा लेते हैं, डायरेक्टली वीडियो को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। एक सिंपल वीडियो हम यूज़ कर लेते हैं इसके लिए, और वो है जी बनी सैम्पल वीडियो, SAM सैम्पल वीडियो। यहाँ पे अवेलेबल है जी, ये मैंने सर्च किया इसको, ठीक मैंने लिखा जी बनी सैम्पल वीडियो। बाकी W3 स्कूल्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे चल के हम इसका रेफरेंस भी ले लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो टैग के बारे में समझने के लिए W3 स्कूल की वेबसाइट, और उसके बाद वीडियो का टैग, वीडियो। आसान है, इजी है, सिंपल है, बहुत बेसिक लेवल का उसने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है आप लोगों को। Paste on, save, click and save. ठीक है जी, मीटिंग अच्छा जी, ओके। तो इसमें भी उन्होंने वही वीडियो यूज़ की हुई है बेसिकली, और वो कह रहे हैं कि यार आप इसका ना कोड चेक कर सकते हैं वाई यूजिंग दिस बटन, ट्राई इट योरसेल्फ। और ये उसका बेसिक कोड है सारा, वही कोड अभी जिस मैंने लिखा भी है। मैंने सिंपल सोर्स ऐड करना है, अभी मेरे पास वीडियो नहीं है तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, जैसे मैंने सर्च किया और मैं जाके वहाँ से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकता हूँ।
जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया, ठीक है, ये मैंने सर्च किया, मैंने क्लिक किया इस लिंक के ऊपर testvideos.co.uk और इस तरह से करके ये सारा मेरे पास लिंक ओपन हो गया। यहाँ से मैं नहीं डाउनलोड करना चाह रहा तो मैं डायरेक्टली W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे जाके उन्होंने बताया था कि वीडियो कर्टेसी जो है वो बिग बग बनी की, ठीक है, ये ऑफिशियल जो उन्होंने क्रेडिट्स हैं वो मेंशन भी कर दिए हैं कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से। अगर हम यही कोड उठा के अगर मैं वही, हाँ जी जी बच्चे मैं वही कर रहा हूँ। अच्छा जी मैं ये कर रहा हूँ जी, वेट, हम वो भी कर सकते हैं, एक्जैक्टली यही कोड भी लगा सकते हैं, लेकिन आपके लिए आपके उस केस में आपके पास ये वीडियो होना इंपॉर्टेंट है। मैं इस वीडियो को डाउनलोड करना चाह रहा हूँ राइट नाउ, और मैं इस वाली वीडियो को डाउनलोड करने के लिए राइट क्लिक एंड इंस्पेक्ट एलिमेंट, वेट, राइट क्लिक इंस्पेक्ट एलिमेंट, okay, it's been open, सही, और मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट करके सिलेक्शन टूल and then click here, start, click, okay, ये है जी वीडियो, ये है जी इसका सोर्स इन्होंने रखा हुआ है अपने सर्वर पे। यहाँ मैंने राइट क्लिक किया जाके and then open in new tab. Now I am able to download this video. तो मैंने एक्चुअल फाइल का सोर्स फाइंड आउट कर लिया और मैंने इसको सेव कर दिया। सिंपल, मैंने ये फाइल सेव करनी है जी, क्लिक एंड सेव, ओके, सो ठीक है जी, ऐसे भी कर सकते हैं कंट्रोल एस, वरना आपके पास एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैंने क्लिक कर दिया लेट्स सपोज डाउनलोड के ऊपर, तो ये फाइल डाउनलोड होके मेरे पास आ गई। सिंपल है, आसान है, इजी है, छोटी सी फाइल है, टेस्ट सीखने के लिए, एक्सरसाइज के लिए इजी है। एक्चुअल जो फाइल्स होती हैं जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो तो काफ़ी हैवी होती हैं वो फाइल्स, और उसका बेहतर रिकमेंडेड तरीका ये होता है कि क्लाइंट से, अगर क्लाइंट ने यूट्यूब पे अपलोड नहीं की हुई तो उसको आप रिक्वेस्ट कर लें कि इस फाइल को यूट्यूब पे अपलोड कर दें और वहाँ से वो लिंक आप यूज़ कर लें। वो भी मैं अभी तरीका बताता हूँ, पहले मैं ये वाला ऑप्शन आपको बता दूँ। अगर क्लाइंट कह रहे हैं कि नहीं भाई आप डायरेक्टली वीडियो ही इंटीग्रेट करो जो एक्चुअल वीडियो है, तो फिर आपने इस तरीके से करनी है। इसको मैंने करना है जी कॉपी, इसी तरह से वो फाइल आपको हैंड ओवर करेगा वाया ईमेल, वाया ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, जो भी मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं। वी ट्रांसफ़र बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हैवी फाइल्स को ट्रांसफ़र करने का फ्री सोर्स है, पेड भी कर सकते हैं लेकिन काफ़ी सारा आपको वो अलाउ करता है, अराउंड 2 GB तक वो अलाउ करता है आपको फ्री फाइल शेयरिंग का ऑप्शन। मैंने इसे किया जी कॉपी, और ये वर्किंग रूट डायरेक्टरी है जी हमारी यहाँ पे, इसे हम ओपन कर लेते हैं, जहाँ पे हमने इसको ऐड ऑन करना है विद इन द जो भी हमारा पेज इसको हम बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। जैसे हमने इमेजेस को सेव किया था तो अब हम इसको भी जाके उसी लोकेशन पे सेव कर लेते हैं। यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ एक वीडियो का टैग, वीडियो का फोल्डर टैग तो मैंने क्रिएट कर लिया, वीडियो का फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे बिल्कुल उसी तरह से CSS है, इमेजेस हैं, JS है, इसी तरह से वीडियो का फोल्डर है, और इस वीडियो के फोल्डर के अंदर जाके मैंने इसको प्लेस कर देना है, सिंपल। वहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ पे उसको मैंने पेस्ट ऑन कर दिया, ठीक। और फाइल का नाम है, ये जो नेम है इसी को मैं इनकॉर्पोरेट करूँगा विद इन दैट सोर्स जो मैंने लगाया, और वो है जी यहाँ पे आ रहा है मेरे पास, जो मैंने सोर्स का टैग ऐड किया। यहाँ पे मैं सोर्स का एट्रीब्यूट, सोर्स के टैग के अंदर सोर्स का एट्रीब्यूट जो मैं ऐड करूँगा, इसका कोई एंडिंग टैग नहीं होता। वीडियो का स्टार्टिंग और एंडिंग टैग होता है, सोर्स का एंडिंग टैग नहीं होता। और मैंने सिंपल जाके यहाँ पे उसका पाथ ऐड करना है,
जैसे मैंने वीडियो रखी तो यहाँ पे उसने ग्रीन कलर का मुझे मार्क भी कर दिया है गेट हब ने कि ये आप नया फोल्डर लेकर आए हैं और इसके अंदर ये वाली फाइल आपने ऐड की है। तो मैंने सिंपल इसी को इनकॉर्पोरेट करना है। मैं लिखूँगा जी वीडियो से लिखना स्टार्ट करूँगा। जैसे मैं वीडियो लिखूँगा VI लिखा मैंने तो VS कोड एज असिस्टेंट के तौर पे मुझे बता रहा है कि ये आपका फोल्डर एग्जिस्ट करता है और उसके अंदर ये वाली फाइल एग्जिस्ट करती है, वो मुझे लगानी है। सेव करेंगे और इसको हम इसके लिए एक एट्रीब्यूट हम यूज़ करेंगे विड्थ का, वीडियो टैग के लिए विड्थ का एट्रीब्यूट, सेव और उसके साथ साथ हाइट का एट्रीब्यूट एंड कंट्रोल S। ऑटो सेव भी रख सकते हैं आप। VS कोड में हम काम कर रहे हैं। अगर आप को एक स्टूडेंट हैं, वो मेरे यंग स्टूडेंट हैं, वो ही डजंट लाइक टू सेव ईच टाइम, तो उन्होंने ऑटो सेव ऑन किया हुआ है VS कोड में। किसी भी एडिटर के अंदर आप ऑटो सेव को फीचर को इनेबल कर सकते हैं, तो आपको हर मरतबा सेव नहीं करनी पड़ेगी। ये मैंने ऐड ऑन कर दिया जी वेट। अब मैंने इसकी हाइट भी डिफाइन कर देता हूँ। लेट सपोज अभी के लिए मैं हाइट 400 रख देता हूँ, एक जेनेरिक हाइट रख देता हूँ। और कंट्रोल्स, ये सारे के सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं। कंट्रोल्स मतलब प्ले का बटन है, पॉज का बटन है, डाउनलोड करना है स्क्रीन को, फुल साइज स्क्रीन पे लेके जाना है, रेजोल्यूशन चेंज करना है, वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है, इसका ये मतलब है। ठीक है, कंट्रोल वीडियो टैग के ऊपर जो हम बना रहे होते हैं उसके दिस इज़ द पेज। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हमारा कस्टमर रिव्यू है। उसके बाद हमारा जो एक सेक्शन क्रिएट किया हमने अभी जस्ट नाउ, वो हमारा वीडियो का टैग है। ठीक, और इसका जो वीडियो की एक्सपेंशन है वो इसलिए नहीं हो रही, लेफ़्ट और राइट से हमें ब्लैंक स्पेस नज़र आ रही है, क्योंकि जो हम वीडियो डाउनलोड की है उसका जो उन्होंने रेजोल्यूशन रखा हुआ है ना, मैक्स रेजोल्यूशन जो रखा हुआ है वो है ही नहीं। हाई डेफिनेशन वीडियोस भी मिल जाएंगी आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप डाउनलोड करेंगे, जैसे मैंने ये वाली वेबसाइट ओपन की भी है, यहाँ पे वो आपको ऑप्शन देगा किस वाले फॉर्मेट में आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं। इसकी CSS नहीं हुई, लोड नहीं हुई, तो ये 1920x1080 का ऑप्शन भी है। ठीक है, आप ये वीडियो डाउनलोड करेंगे तो वो एक्सपेंड कर देगी 1920x1080। ये एग्जांपल मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी, डिस्कस की थी कि हमारी जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है उसके ऊपर पिक्सल के ऊपर बेस करके ये सारा हमें स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है, पिक्सल टू पिक्सल चीज़ें बन रही होती हैं सबकी सब। तो वो यही कॉन्सेप्ट है 1920x1080 हाई रेजोल्यूशन, इसके अलावा 1280x720 एक मीडियम रेजोल्यूशन है, 640। जिस तरह से वीडियो यूट्यूब पे भी ऐसे ही हो रहा होता है, जिस हिसाब से हम स्विच करते हैं स्क्रीन को, वही हमने वीडियो देख रहे हैं हम मोबाइल पे, उस हिसाब से वो ऑटो एडजस्ट करके उसी को वो डाटा फैच करके लेकर आ रहा होगा जो 640 की स्क्रीन रेजोल्यूशन के हिसाब से होगा। जैसे ही हम स्विच करेंगे स्टैंडर्ड स्क्रीन पे या आईपैड के ऊपर, तो वो स्विच कर जाएगा हाई रेजोल्यूशन वीडियो के ऊपर। एंड देन 1920 पे स्विच करेंगे तो वो क्वालिटी को पिक्सेलेट नहीं होने देगा, बल्कि मेंटेन रखेगा डिपेंडिंग अपॉन द डिवाइसेस। जो जिस भी डिवाइस पे हम ओपन कर रहे हैं उसके हिसाब से वो पिक्चर क्वालिटी को, वीडियो क्वालिटी को मेंटेन रखेगा। लेकिन जो कि हमने एक टेस्ट बेस पे हमने डाउनलोड की है वीडियो, तो उसकी जो स्क्रीन रेजोल्यूशन ही मैक्स इतनी है, तो उसके हिसाब से हमें एक्सपेंडेड वो इतना ही दिखा रहा है। बाकी उसने फ्रॉम लेफ़्ट और यहाँ से हमें देखें आइडिया हो रहा है, जो इसके कंट्रोल्स हमने इनेबल किए हैं कि जो वीडियो का हमारा जो टैग है वो एक्सपेंड कर रहा है अपने आप को 1170 पिक्सल पे, क्योंकि हमने उसकी विड्थ 100% रखी है और उसकी जो हाइट है अभी के लिए, क्योंकि मैंने 400 रखी है, तो वो 400 ही एज अ एक्चुअल हाइट के तौर पे वो डिस्प्ले कर रहा है। इस तरीके से हम अपने वेब पेज के अंदर वीडियोस को बआसानी इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जी हमारा यूट्यूब का जो हमने वीडियो हमें दी है, हमने इनकॉर्पोरेट करनी है एज अ डेवलपर, तो वो भी हम सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं फॉर दैट पार्ट। वो मैंने ऐड ऑन कर दिया जी यहाँ पे सेक्शन वीडियो, और मैंने इसको मेंशन कर दिया यूट्यूब। ये मैंने मेंशन कर दिया जी यूट्यूब, हाइफन यूट्यूब। ओके, अब इस वाले स्ट्रक्चर को बनाने के लिए मैंने वीडियो का टैग यूज़ नहीं करना। क्योंकि जब हम YouTube ओपन करते हैं तो YouTube हमें प्लेस होल्डर
प्लेस होल्डर यूट्यूब वीडियो, वो हमें एक कोड प्रोवाइड करता है उसका। जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये एक प्लेस होल्डर वीडियो ऐड करके देखता हूँ, उसका मुझे कोड प्रोवाइड होगा, उसके लिए मुझे वीडियो टैग की ज़रूरत नहीं है। सिंपल मैंने जाके उसी वाले कोड स्निपेट को यूज़ करना है और उसके हिसाब से वो इंटीग्रेट हो जाएगा मेरे वेब पेज के अंदर। एंड देन क्लिक ऑन द शेयर बटन, एम्बेड कोड, एंड दैट कॉपी दैट कोड एंड पेस्ट इन द पेज। ये किसी बंदे ने ऑलरेडी, एक यूज़र ने बना के प्लेस होल्डर वीडियो रखी हुई है यूट्यूब पे, या मे भी शायद यूट्यूब वालों ने खुद रखी हुई हो, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग पर्पस। आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, इट्स वेरी ऑब्वियस कि क्लाइंट आपको उस एक्चुअल वीडियो का कोड, उसका लिंक प्रोवाइड करेगा। तो वहाँ से जाके आपने उसको करना है, शेयर के बटन पे क्लिक करना है, यकीनन लिंक होगा ना उसका कोई ना, एंड देन क्लिक ऑन द एम्बेड। शेयर के ऊपर बटन पे क्लिक करने के बाद एम्बेड, क्लिक ऑन द एम्बेड। जैसे मैंने एम्बेड के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास इस तरह से आई फ्रेम का कोड आ गया। आई फ्रेम, दिस इज कॉल्ड द आई फ्रेम एम्बेड वीडियो कोड। अब मैंने सिंपल जाके से कर लेना है कॉपी, once I did copy, go back into the page। ये है जी सेक्शन वीडियो, यूट्यूब वीडियो सेक्शन यूट्यूब। पहले वाला जो था हमारा डायरेक्ट टैग हमने यूज़ किया था, और ये है जी यूट्यूब वीडियो। और यहाँ पे जाके सिंपल मैंने ऐड ऑन कर दिया आई फ्रेम को, एज इट इज़ किया। अभी इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं की। इसको जाके मैं आउटपुट देख लेता हूँ इसका विद इन द ब्राउज़र, जिसमें मैंने सिंपल सेव किया उसको। और यहाँ पे वही वीडियो जो यूट्यूब पे यही वही वीडियो जो YouTube पे मूव ऑन कर रही थी, अब यहाँ पे मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम हमजा, कैसे आप? खैरियत से? आपने खैरियत? कल नहीं आए थे आप? सर से भी लेना काफ़ी अर्सा हो गया। थैंक यू, बैठिए तशरीफ रखिए। मैं लेट था ना कल, काफ़ी लेट था, बाइक पे था तो। अच्छा ना, बाइक पे आ रहे थे? या अल्लाह खैर, ज़्यादा ही थ्रिल मूड हो गया है। वो काफ़ी लोगों से। कौन सी बाइक है? बाइक कौन सी? 1 to 5 है। 1 to 5। वो इशू नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे हिम्मत की है यहाँ पे लाहौर में ना तकरीबन 1 घंटा यहाँ पे स्लीप हो। तकरीबन पीछे मैं आया तो इस्लामाबाद से था डायरेक्ट। माय गॉड, खैरियत है भाई? इतना वो काम तो उधर यार पाकिस्तान का टूर तो नहीं हो रहा? ऐसे वो तो करते ही रहते हैं। ये चीज़ गुड गुड हमजा, थैंक यू हमजा, जज़ाकल्लाह। ये भी एक मेरे बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव किस्म के स्टूडेंट है। ओह माय गॉड, इज़ नॉट कमिंग थ्रू, ऑलवेज कमिंग वेरी फास्ट। थैंक यू बच्चे, जज़ाकल्लाह खैर। तो ये मेरा सिंपल मैंने वीडियो का मैंने यूज़ किया आई फ्रेम, और वो उसने डिस्प्ले कर दिया। इट्स वेरी फाइन, ईजी, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट कॉपी पेस्ट है। दोनों easy है। जी बिल्कुल ऐसे ही है बच्चे। लेकिन ये ज़्यादा कोडिंग देख के ना दिमाग में चलता है। क्योंकि फर्स्ट टाइम पे पहले इस वजह से काफ़ी कुछ चीज़ें सही से मतलब समझने में टाइम भी लग जाता है। मगर द थिंग इज दिस, अभी तक आपके एंड से कोई भी पेज नहीं बना, विच इज़ स्ट्रेंज, इट इज़ स्ट्रेंज। और आप मेरे ऑलरेडी ओल्ड ग्रुप का हिस्सा थे, तो आई थिंक मेरे ख्याल में द टाइम हैज़ बिन कम। फोकस करते हैं ना। जी। बाकी रूटीन जब मेरे हिसाब से तो आई थिंक मैं आप स्टूडेंट भी नहीं हो, तो मेरा ख्याल है आपको इस चीज़, शिफ्टिंग की वजह से। हाँ चलें, वो एक वैलिड पॉइंट है, वो बिल्कुल वो उस पर आपको। क्योंकि मेरी कोई बहन ही ना है, मामा है। ओके ठीक है, वो आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। कोशिश करें जो भी टाइम है अवेलेबल स्टार्ट। अब इन हो ही गए हो आप इस सेटअप के अंदर, तो नेक्स्ट स्टेप के तौर पे आप फ्रीलांसिंग वाला जो फीचर है ना वो अनलॉक कर सकते हो। उसके लिए आपको कहीं जाना ही पड़ेगा, घर से बैठ के आप किसी क्लाइंट के साथ कनेक्ट हो जाते हो, वो बेस्ट ऑप्शन, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे ना इसको ऐड ऑन किया है, और मैंने स्पेसिंग्स भी ऐड कर देता हूँ। फॉर द सेक्शन वीडियो आई एम गोइंग टू ऐड the HTML CSS comment start, and this is section video
आपके बाबा क्या करते हैं? किसका? क्या बनाते हैं? सन शेड्स बनाते हैं। लाहौर में होते हैं? किस लोकेशन पे? अच्छा, उनका अपना काम है? कहाँ पे? ओके ओके, वो तो बड़ा गाड़ियों के हवाले से बड़ी सही सही। तो आप सिंगल चाइल्ड हैं, इकलौती बेटी हैं आप? भाई हैं, अच्छा वो छोटे हैं, ओके ठीक है। वो पढ़ रहे हैं स्कूल में या कॉलेज गोइंग है? ओके ओके, छोटे हैं, ठीक है ठीक है, बड़ी आप हैं ऑब्वियसली, जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी, ठीक है। चलें जी, अल्लाह ताला आसानियाँ करे सबके लिए, आपके लिए, बच्चों के लिए स्पेसिफिकली, सबके लिए आसानियाँ करे, खैर व बरकत वाला मामला करे। पेरेंट्स कंसर्न होते हैं बच्चों के लिए, ऑब्वियसली मैं खुद फादर हूँ और मैं अपने बच्चों के लिए, ज़ाहिर सी बात, ये चीज़ें चल रही होती है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत बड़ी कंग्रेचुलेशन, अल्लाह ताला उसमें खैर व बरकत वाला मामला करे जी आप लोगों के लिए, ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, बहुत बड़ी नेमत है अपना घर। अच्छा जी, मैंने स्पेसिंग भी ऐड कर दी, ओके हो गया, डन हो गया। इसी तरीके से हमारे पास एक और टैग होता है एंड दिस इज कॉल्ड द ऑडियो टैग। ऑडियो टैग के लिए भी हम इसका रेफरेंस ले लेते हैं HTML, और ये आगे जी यहाँ मैंने इसका लिंक शेयर कर दिया आप लोगों के साथ, एंड इसका भी आसान है, इजी वे है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जस्ट मैंने जाके अभी उसी एरिया को एक सेक्शन में डिफाइन कर लेता हूँ फॉर द ऑडियो सेक्शन, ऑडियो टैग, ठीक है, सेक्शन ऑडियो स्टार्ट सेक्शन ऑडियो एंड। यहाँ पे मैंने ऐड ऑन करना है ये वाला सेक्शन, एंड दिस इज क्लास सेक्शन ऑडियो। उसी क्लास को जो मैंने टैग बताना है आप लोगों को, मैंने वही क्लास लगा दी फॉर दैट सेक्शन। इसी तरह से मैंने कंटेनर के ऊपर भी, डिव के ऊपर एक क्लास लगा दी कंटेनर की, और मैंने एक और टाइटल ऐड कर दिया फॉर दिस। कंट्रीब्यूटिव टाइटल मैंने ऐड नहीं किया था, लेकिन मैंने इस सेक्शन के लिए टाइटल ऐड कर दिया, और H2 का मैंने टैग लगाया और उसमें लिख दिया जी ऑडियो टैग एग्जाम्पल। उसमें मैंने टाइटल में ये वर्डिंग लिखी। यहाँ पे मेरा डिव कंप्लीट हो गया। अब मैंने ऐड करना है जी ऑडियो का टैग, और ऑडियो का टैग ऐड करने का भी बिल्कुल सिंपल वे वही है, जिस तरह से वीडियो का टैग है इस तरह से ऑडियो का टैग है, सिंपल है, आसान है। और वो मैंने ऐड करना है जी ऑडियो। जो इस वक्त लेटेस्ट एक तरीका चल रहा है ऑडियो और वीडियो ऐड करने के लिए, वो हम ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप वर्डप्रेस के वर्डप्रेस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और एलिमेंटर यूज़ कर रहे हैं, तो एलिमेंटर क्या करता है, आपको डायरेक्टली सोर्स यहीं पे ऐड कर देता है, इंस्टेड कि आप अलग से सोर्स का टैग यूज़ करें और उसके अंदर आप उसका पाथ ऐड करें, आप डायरेक्टली इसी के अंदर लिख रहे होते हैं। लेकिन चूँकि अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, इन चीज़ों को लिखने का तरीका सीख रहे हैं, तो हमें इस कॉन्सेप्ट को रॉक सॉलिड करने के लिए, सबक को पक्का करने के लिए, हम यहाँ पे अलग से इसका सोर्स ऐड कर देते हैं, सोर्स का टैग एंड देन सोर्स। और यहाँ पे जाके उस फाइल का मैंने पाथ ऐड करना है, जो ऑडियो को मैंने अपने वेब पेज में इंटीग्रेट करना है। ये फाइल आपको क्लाइंट से भी मिल सकती है, या अगर आप खुद प्रोडक्ट ऑनर हैं, खुद अपनी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं और आपको वीडियो एडिटिंग का, ऑडियो एडिटिंग का शौक़ है, खुद से काम कर रहे हैं आप, इस तरह की वेबसाइट है आपकी जिस पे आपने वीडियो या ऑडियो रिलेटेड कंटेंट रखा हुआ है और आप खुद से बनाते हैं, उसको क्रिएट करते हैं, तो उनकी जो फाइल्स होंगी MP4 फॉर्मेट में और ऑडियो की फ़ाइल MP3 फॉर्मेट में, वो आप यहाँ पे उसका पाथ लगाएंगे, ऐड करेंगे, जैसे अभी हमने वीडियो का पाथ लगाया था। तो मैं क्या कर लेता हूँ जी, मैं जाके सर्च भी कर लेता हूँ एक तरह से, जैसे मैंने वो सर्च किया था, इसको भी मैं सर्च कर लेता हूँ फॉर द प्लेस होल्डर ऑडियो ऑन द इंटरनेट। I will go Google and then audio
सैम्पल फाइल डाउनलोड फ्री, इस तरह से करके ना मैं कुछ लिख लेता हूँ फ्री। ठीक है जी, फाइल्स एग्जाम्पल्स डॉट ये हमारे पास आ गई ये फाइल्स। सो नाउ वी आर एबल टू डाउनलोड दिस फाइल फ्रॉम द इंटरनेट फ्रीली। ये आ गई हैं जी सैम्पल फाइल्स, वन बाय वन आप इसको प्ले करके भी होपफुली देख सकते हैं। दीज आर द फाइल फॉर्मेट्स। MP3 जो हमें बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये वाली फाइल भी हमारी प्ले हो जाएगी और ये भी प्ले हो जाएगी। ठीक है, इस वक्त राइट नाउ मैं फोकस कर लेता हूँ इस पर। सेलेक्ट फाइल एंड डाउनलोड। तो ये उसने सारे मुझे फॉर्मेट प्रोवाइड कर दिए हैं क्वालिटी वाइज भी, उस यानी कि अगर वो अच्छी बहुत फाइन क्वालिटी होगी तो उसका वेटेज ज़्यादा होगा, देन कम उससे, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो मैं ये वाली जो फाइल है 700 KB वाली, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ डाउनलोड पे। दिस इज द फाइल, सो दिस इज द फाइल। तो इसको मैंने डाउनलोड करना है एंड देन गो एंड डाउनलोड। इस तरह से भी कर सकते हैं। बाकी अगर आप डायरेक्टली सेव करना चाह रहे हैं, सेव एज, तो Ctrl+S फ्रॉम द कीबोर्ड, या सेव एज, राइट क्लिक एंड सेव एज। एंड द थर्ड वे इज टू डाउनलोड दिस फाइल राइट फ्रॉम हियर। जैसे मैंने डाउनलोड किया तो वो मेरे डाउनलोड के फोल्डर में यहाँ पे वो फाइल आ गई, यहाँ पे आ गई। दिस इज द फाइल। मुझे इस फाइल को यहाँ नहीं रखना, बल्कि मुझे इसको वर्किंग रूट डायरेक्टरी में लेके जाना है, जैसे मैंने ये फाइल रखी थी। इसी तरीके से मैं एक अदद फोल्डर क्रिएट करूँगा फॉर द ऑडियो। फोल्डर क्रिएट कर लिया और इस फोल्डर के अंदर मैं इस फाइल को रख दूँगा और इस फाइल का नाम है यही रहने देता हूँ मैं। और मैंने सोर्स पे जहाँ पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहाँ पे मैंने सिंपली इसको जाके ऐड कर देना है ऑडियो। once I write the audio file sample and इसके बाद मुझे इस पर कंट्रोल्स भी दिखाने हैं इसी तरह से, जैसे मुझे ऑडियो पे दिखाने थे, वीडियो पे दिखाने थे, उसी तरह से ऑडियो पे भी दिखाने हैं। और जब मैं इसको करूँगा जी रीलोड, सो आई एम एबल टू इस तरह का जो हम काम कर रहे होते हैं, ऑडियो से रिलेटेड जो काम कर रहे होते हैं, हमारा जो आजकल जिस तरह से हम ज़्यादातर वेबसाइट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो ऐसा क्लाइंट आपको मिल सकता है जो काम कर रहा है ऑन अ पॉडकास्ट। US में, कनाडा में, UK में, बाहर की कंट्रीज़ में लोग क्या करते हैं जो अमूमी तौर पे वहाँ की रूटीन स्केजूल चल रहे होते हैं, उनकी रूटीन चल रही होती हैं, वो प्रेफर करते हैं पॉडकास्ट को सुनना। ठीक है, देखना एक है वीडियो जो आपने देखनी है और साथ में सुन भी रहे हैं, ऑब्वियसली वॉइस भी है उसके अंदर, पिक्चर भी है। बाकी पॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि उसमें बुक भी पूरी बुक्स को रीड करके अपलोड किया जाता है एज अ फाइल के तौर पे। MP3 एक बंदा रीड करेगा, बुक ओपन कर लेगा, उसको रीड करेगा, वन बाय वन, लाइन बाय लाइन रीड करेगा। वो रिकॉर्डिंग चल रही होगी, रिकॉर्ड हो रही होगी। जब वो कंप्लीट हो जाएगा, डन हो जाएगा रिकॉर्डिंग, उसको कंपाइल करके किसी भी सॉफ्टवेयर में अपलोड कर देंगे सर्वर के ऊपर, और वो फाइल जो है वो अपने वेबसाइट के ऊपर उसको लिंक को उसको ऑडियो को लगाएंगे वाया यूजिंग द ऑडियो टैग। तो इस तरह से टेक्निकली ये चीज़ें बनाई जा रही होती हैं टू गेट एंगेज द कस्टमर। और कस्टमर फिर अब जैसे लेट सपोज एक बुक रीडिंग सुनी उसने, उसको सही लगा, उसका एक प्रोनाउंसिएशन, उसके स्किल पॉलिश हो रहे हैं, उसको नॉलेज मिल रही है जिस भी हवाले से, जिस टॉपिक को, हिस्ट्री कोई स्टूडेंट है, कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट है, कोई किसी को पॉलिटिक्स में दिलचस्पी होती है, कोई किस तरह के, अब बहुत सारी मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर वो उस वेबसाइट के ऊपर बुक्स अवेलेबल हैं इन द फॉर्मेट ऑफ पॉडकास्ट यूजिंग द ऑडियो टैग ऑफ HTML। तो अब एक स्टेज ऐसी आएगी कि अगर मिसाल के तौर पे वो कस्टमर उस वेबसाइट का सब्सक्राइब हो जाए, सब्सक्रिप्शन ले लेता है, उसकी पेड मेंबरशिप ले लेता है उसकी, तो इट कुड बी द पॉसिबिलिटी कि उस वेबसाइट पे जो ऐसा कंटेंट है जो मार्केट में अवेलेबल है मगर ज़्यादा पैसों पे अवेलेबल है या 50% डिस्काउंट पे है, तो माइट भी वो वेबसाइट जो है 20% डिस्काउंट पे, 70% डिस्काउंट पे, इस तरह से मैनेज करके
वो आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ कस्टमर। इन चीज़ों को ये जहन में रख के इस तरह से प्रोडक्ट्स डेवलप की जाती हैं। तो वहाँ पे जो हमारा ये ऑडियो का टैग है ये बहुत मैटर कर रहा होता है। और अगर आपको इस तरह के मार्केट में क्लाइंट्स अवेलेबल हैं और अगर आपको वो क्लाइंट मिल जाता है, बहुत सारा काम हो रहा है। हमारे यहाँ शायद पाकिस्तान में इतना कॉन्सेप्ट नहीं है इन चीज़ों का। ज़्यादातर हम बस मोस्टली हम यूट्यूब को इस हद तक यूज़ कर रहे होते हैं। एज अ डेवलपर अगर मैं बात करूँ तो हम कोई काम कर रहे हैं तो हम वो हेड फ्री यूज़ कर लेंगे, म्यूज़िक सुन लेंगे, कोई प्रोग्राम देख लेंगे यूट्यूब पे। लेकिन बाहर के मुल्कों में इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा वर्क हो इस तरह की फाइल्स के ऊपर काम हो रहा होता है कि वो फोकस करने के लिए, अपने काम पे फोकस करने के लिए इन चीज़ों को सुनते हैं। जैसे मैंने हिस्ट्री का एग्जांपल दिया आपको, जैसे मैंने कोई क्वालिटी का म्यूज़िक है, कोई कुछ भी एनीथिंग इंस्ट्रूमेंटल बेस, जो भी एक प्रोसेस चल रहा होता है, तो इन चीज़ों को आगे टेक्निकली हैंडल करने के लिए इस तरह से चीज़ों को बना रहे होते हैं, डेवलप कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे हमारा जो ये ऑडियो का टैग है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंटली मैटर कर रहा होगा। तभी आप उस प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से हैंडल कर पाओगे जब आप ऑडियो के टैग को अच्छी तरीके से टोटली उसके बारे में जानते होगे। और पॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट भी है। पॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे तो आप लोगों ने देखा ही होगा, यकीनन बहुत सारे स्टूडेंट आप लोगों से उसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होगी। पॉडकास्ट में क्या हो रहा होता है कि जी हमारा जितना भी एक मतलब सेलिब्रिटी आ जाएगी या जो भी एक किसी बंदे ने कोई प्रोडक्ट बनाई है, कोई बिज़नेस सेटअप किया है, कोई अपनी प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसके हवाले से लोगों के उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो उस बंदे को कॉल करके और उसकी जो भी एक हिस्ट्री रही है, जो करंटली वो बिज़नेस कर रहा है, वगैरह वगैरह सारी डिटेल, जो फ्यूचर प्लान्स हैं उसके, उस प्रोडक्ट के बारे में, वो सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए वीडियो पॉडकास्ट यूट्यूब पे उसी का एक ऑडियो वर्जन भी क्रिएट कर लिया जाता है। उससे क्या होता है, बैंडविड्थ कम यूज़ हो रही होती है। अगर आप यूट्यूब की वीडियो देख रहे हो तो उसकी बैंडविड्थ ज़्यादा होगी, क्वाइट पॉसिबल चांसेस कि वो वीडियो लोड हो, फिर वो प्ले हो और फिर वो बातें आप सुन पाओ। लेकिन अगर आप उसका वीडियो फॉर्मेट ऑडियो कर लेते हो तो वो क्विकली लोड हो जाएगा, उसकी फाइल साइज़ भी कम होगा, इजी भी, और सिर्फ ज़्यादा फोकस ये होगा कि सुनना है बेसिकली। तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपने देखना है, इट्स कंपल्सरी कि आपने सुनना है, लिसन। अपना दूसरा काम आप साथ साथ अपना जो भी है काम आप कर रहे हो, डिज़ाइनिंग हो रही है, कोडिंग हो रही है, और सोशल मीडिया मार्केटिंग का काम हो रहा है, कंटेंट राइटिंग हो रही है। बाज़ लोग कंटेंट राइटिंग के लिए काम करने के लिए स्पेसिफिकली इस तरह की चीज़ों को सुनते हैं ताकि वो उनके जहन में ज़्यादा बेहतर टॉपिक्स आएँ और उस पर फिर लिख सकें वो, और फिर उसके मुताबिक वो क्लाइंट्स के साथ अपने काम कर सकें। इस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को डील कर रहे होते हैं। इसमें कोडर का इंपॉर्टेंट काम ये है कि उसने इस तरह के ऑडियो को, वीडियो को इनकॉर्पोरेट करना होता है विद द हेल्प ऑफ दीज HTML टैग्स। जी सिंप्लीफाइड बस मैं कर लेता हूँ जी, वाइंड अप करते हैं। इसके बाद मैंने ऐड ऑन करना है जी स्पेसिंग को, बिल्कुल उसी पैटर्न पे जैसे मैंने ऐड किया है जी सेक्शन ऑडियो, लिख दीजिए सेक्शन ऑडियो एंड देन पैडिंग, एंड दिस इज 1 REM एंड सेव। तो ये मेरा जी स्पेसिंग ऐड हो गई, ठीक है जी, परफेक्ट हो गया। तो इंशाल्लाह जी हम नेक्स्ट जो हमारा होगा जी लेक्चर, इसका मुझे उम्मीद है कि आप लोग कुछ ना कुछ बना के डेवलप करके लेकर आएंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें ऑडियो टैग हमने देखा, वीडियो टैग देखा, स्वाइपर को हमने मज़ीद रिफ़ाइन किया, स्पेसिंग्स के ऊपर हमने उसको स्पेसिंग्स को भी देखा, किस तरह से मार्जिन पैडिंग के ज़रिए हम हैंडल कर रहे होते हैं। कार्ड का कंपोनेंट, एक तरह से कार्ड कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, डेवलप करते हैं कस्टम CSS के अंदर, क्योंकि जब हम बूटस्ट्रैप में काम करेंगे तो ये बने बनाए कार्ड्स होंगे, बस उसको हमने यूटिलाइज़ करना होगा। लेकिन हमें कोर कॉन्सेप्ट समझ आ गई है कि हमने उसको बनाना कैसे, लिखना कैसे। तो इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट हमारा एक लेक्चर जब होगा तो उसमें एक तो हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे फॉर्म का टैग, प्लस जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी इस चीज़ को। थैंक यू बच्चे, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। बाकी यूट्यूब का जो लिंक है आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। इब्राहिम, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू, आपने भी ज्वाइन किया। ये लिंक अभी कुछ देर में अपलोड होके आप लोगों के साथ शेयर भी हो जाएगा। थैंक यू इब्राहिम, जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू।